चलो, जिस चैप्टर को पढ़ने जा रहे बेटा आप लोग, पहले इसके बारे में थोड़ा सा सुन लो। ये चैप्टर आपको कई बुक में कई अलग अलग नाम से भी मिल सकता है। अगर आप आईएससी वालों का बुक उठाओगे, उनके बोर्ड का जो बुक है, अभी नए एडिशन में क्या चेंजेस किए क्या आई डोंट नो, लेकिन पहले का अगर एडिशन देखोगे आप तो आपको पता चलेगा उस बुक में इस चैप्टर को बेटा RMM के नाम से बुलाया गया। RMM ये चैप्टर का नाम, फुल फॉर्म रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। कई बुक में बेटा ये चैप्टर सॉल्यूशन के नाम से मिलेगा, कई बुक में यही चैप्टर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के नाम से मिलेगा। ये है दरअसल में, अगर आप इसको देखोगे तो चैप्टर को आप इसको ऐसे रिलेट करोगे, इसके अंदर बेटा आपको ये मिलने वाला है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ोगे तो उसके अंदर में ये मिलेगा। तो ये तीन चैप्टर को तीन नाम से आपको देखने को मिल सकता है। चैप्टर खत्म होते होते बेटा अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि इसको नाम RMM से क्यों पुकारा गया, या सॉल्यूशन चैप्टर का नाम क्यों दिया गया, या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों कहा गया। ये बेटा चैप्टर खत्म होते आपको समझ आ जाएगा। चलो शुरू करते बेटा इंट्रोडक्शन से। पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, व्हाट इज सॉल्यूशन? आंसर दो। व्हाट इज सॉल्यूशन? homogeneous mixture. व्हाट इज सॉल्यूशन? बोल। Solute plus solvent. तौकीर बोल बेटा, व्हाट इज सॉल्यूशन? Which has a question. व्हाट इज सॉल्यूशन? देख, समझा? हाँ सर। ठीक है ना? अब ये भी तो, अबे पूरा दुनिया इसी के पीछे तो ढूंढ रहा है, सबके पास प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या, हर कोई तो यही ढूंढता चल रहा है। सबका अपना अपना लाइफ का अपना अपना हिसाब से प्रॉब्लम है, उसके हिसाब से उसका सॉल्यूशन है। लेकिन बेटा ये हम लोग लाइफ वाला प्रॉब्लम की बात नहीं कर रहे, हम लोग केमिस्ट्री की प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं। और बेटा अगर केमिस्ट्री के प्रॉब्लम में सॉल्यूशन को डिफाइन किया जाए, ठीक है, हाँ, केमिस्ट्री में अगर बेटा सॉल्यूशन को डिफाइन किया जाए तो दो वर्ड का डेफिनेशन है बेटा, होमोजेनियस मिक्सचर, दैट्स ऑल। अगर आपसे पूछा जाए सॉल्यूशन का दो वर्ड का डेफिनेशन, आज भी कई बच्चे दो वर्ड का डेफिनेशन में बोलते हैं सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ये गलत है, नॉट दिस वन। बोलते दो वर्ड में सॉल्यूशन को डिफाइन करो, बहुत सारे बच्चे बोलते सर सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट ये सॉल्यूशन है। नो, आंसर इज होमोजेनियस मिक्सचर, ये दो वर्ड याद रखना बेटा, ठीक है। और अगर ये हेट्रोजीनस होगा तो क्या ये सॉल्यूशन नहीं होगा? बोलो, जवाब दो, बात करो। कोलॉइड होगा। क्या लगता है? अगर ये हेट्रोजीनस मिक्सचर होता तो क्या ये सॉल्यूशन नहीं होता? तो आंसर सुन, यस होता, तब भी होता। लेकिन अगर ये हेट्रोजीनस सिस्टम होता तब इसका नाम कोलॉइडल सॉल्यूशन होता। हाँ सर। और अगर ये होमोजीनियस मिक्सचर होगा तो इसका नाम सॉल्यूशन, या और कंप्लीट नाम होगा ट्रू सॉल्यूशन। इन शॉर्ट हम लोग सॉल्यूशन बोलेंगे। और बेटा ये चैप्टर भी आपको क्लास 12 में पढ़ना है, तो इंट्रोडक्शन यहाँ पे दीजिए बेटा, आगे मिलने वाला है, समझे? हाँ। तो होमोजीनियस मिक्सचर अगर बात करते बेटा, तो अब यहाँ पर देखो आपके सामने कुछ कंडीशन रखा गया कि अगर वो मिक्सचर दो कंपोनेंट का बना हुआ है तो उसको बाइनरी सॉल्यूशन कहेंगे, तीन कंपोनेंट का बना हुआ तो टर्नरी सॉल्यूशन, चार का बना हुआ क्वाटरनरी सॉल्यूशन, एंड सो ऑन। बट हमारा जो डिफॉल्ट स्टडी होगा, फिर आप एक सवाल रख सकते हैं ना कि सर फिर हम लोग कैसे समझेंगे हमारे क्वेश्चन में क्या है? तो आपका डिफॉल्ट है बेटा बाइनरी सॉल्यूशन, यानी कि आपका सिलेबस यही है, बाकी को बाइनरी सॉल्यूशन। और बाइनरी सॉल्यूशन में कितना कंपोनेंट होगा? जवाब दो। 2 कंपोनेंट। उस दो कंपोनेंट का नाम सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब हो गया ये दो कंपोनेंट का खेला बेटा, समझ में आ रहा बात बेटा? ठीक है, तो हाँ। दो वर्ड में हम लोग होमोजेनियस मिक्सचर कहेंगे, और वो दो वर्ड होमोजेनियस मिक्सचर अगर बाइनरी है तब उसके अंदर दो कंपोनेंट होगा, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। और इस चैप्टर में ए या फिर 1, बी या फिर 2 सिंबल यूज करेंगे सॉल्यूट के लिए और सॉल्वेंट के लिए। तो ये कोड जान ले बेटा, ये पूरे चैप्टर में इसी कोड पे बात करने वाले हैं। जहां पर ए लिखेंगे या जहां पे 1 लिखेंगे वो क्या होगा? सॉल्वेंट।
बी लिखेंगे, 2 लिखेंगे, क्या होगा बेटा? solute, सॉल्यूट, फाइन। और अगर कुछ नहीं लिखेंगे तो उसका मतलब होगा सॉल्यूशन। कोड याद रखेगा, Solution. कोड याद रखेगा। अगर हम लोग कुछ मेंशन नहीं कर रहे तो सॉल्यूशन, 1 या ए लिखेंगे तो सॉल्वेंट, बी या 2 लिखेंगे तो सॉल्यूट। ठीक है, अब आगे सुन। सॉल्यूट क्या है? तो ध्यान से सुन। सॉल्यूट बेटा एक ऐसा कंपोनेंट है जो सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा। और ये इंटरेस्टिंग लाइन बेटा, ये लाइन को समझो। जनरली बच्चे ये समझते हैं कि सॉल्यूट कम अमाउंट में डाला जाता है। यस, इन जनरल सॉल्यूट का अमाउंट कम होता है बेटा, लेकिन याद रखना एक मिक्स सॉल्यूशन के अंदर में सॉल्यूट ज्यादा हो सकता है और सॉल्वेंट कम हो सकता है। सॉल्वेंट कम हो सकता है। अब देखो यहाँ पर एक चीज आप लोगों से बात करना चाहेंगे, यहाँ पर समझो, उसके बाद वापस फिर जाएंगे सॉल्यूट और सॉल्वेंट पे। ठीक है, क्योंकि आपके पास कई सिचुएशन ऐसा आएगा जब आपको डिसाइड करना होगा कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है। उसको समझने का तरीका, तो कई तरीका में से पहले वेरियस टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन को समझो। ये देखो, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर सॉल्यूशन के मामले में आपके पास कई तरह का है। देखो, एक ऐसा सॉल्यूशन जिस गैस गैस से मिलकर बना है, लिक्विड लिक्विड से मिलकर बना है, सॉलिड सॉलिड से मिलकर के बना है। तो अगर इसमें आप एक पैटर्न देखोगे तो पैटर्न क्या होगा? देखो ये एग्जांपल समझ में आ रहा है? देख तो गैस और गैस आ रहा समझ में? है सर, हाँ, चलो ऐसा करते, रहने दो उसको, वो लिखा हुआ रहने तो हम आपको आप लोगों के लिखते हैं। यहाँ देखो, मान लो, बोलो ये किसका सिंबल है? solvent, सॉल्वेंट का। ये किसका सिंबल है बेटा? solute, और कुछ नहीं का सिंबल सॉल्यूट, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। Solution. अब मान लो कि हमारे पास जो सॉल्वेंट है वो लिक्विड है और जो सॉल्यूट है वो सॉलिड है, तो ऐसा सॉल्यूशन का एग्जांपल बोल क्या हो सकता है? बोलो, हो सकता है? good solution, हाँ, हाँ सर, ठीक है? सॉल्यूशन, अगर आपसे कहा जाए एक ऐसा मामला जहाँ सॉल्वेंट भी सॉलिड है सॉलिड भी सॉलिड है, देख तो ये एग्जांपल हो सकता है? alloy, metal alloy, है हाँ ना? सर, हाँ, अगर बोला जाए लिक्विड लिक्विड तो देख तो ये हो सकता है? हाँ सर, ethanol plus water, हाँ, है ना? हाँ, अच्छा, अगर मान लो आपसे कहा जाए কি লিখেছে? सॉल्वेंट है वो गैस है और जो ये है वो सॉलिड है, तो देख तो ये हो सकता है? smoke, हाँ हाँ सर, सर, है ना? अगर मान लो सॉल्वेंट गैस है और ये लिक्विड है, ठीक है, तो देख तो ये हो सकता है? fog, हाँ, है ना? अगर कहा जाए हाँ, कि ये भी गैस है ये भी गैस है, तो ये एग्जांपल हो सकता है? air, हाँ, हाँ सर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको एक और चीज देखने को मिलेगा। व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ शुगर सॉल्यूशन? एलॉय, liquid, दारू पानी, लिक्विड, लिक्विड, फॉग। हेलो, हाँ आई तो अभी हम शुरू किए, मैं सामने नेट ही सही नहीं चल रहा था, नेट से ही नहीं चल रहा था। तो अरे जो क्लास मेरा तेरा 5:30 था ना, समझे, उस समय नेट चला ही नहीं, समझे। तो आज मेरे दोनों ही क्लास नहीं हुआ, कल का बच्चा लोगों को तो 3 बजे शायद कर दी क्लास। हमको मालूम चला कि कल तेरा 10 बजे क्लास है, फिर मालूम चला कि बच्चा लोग बोले कि नहीं तेरा क्लास कैंसिल हो गई, तो हमको याद है क्या सर साउंड আসছে না, बोल बेटा, क्या समझा? सर होमोजेनियस, ना ना, आपको ये समझ solvent में आना चाहिए कि जो सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट होगा, physical state होगा वो solution का भी होगा, सॉल्वेंट अगर लिक्विड है तो सॉल्यूशन भी लिक्विड है, सॉल्वेंट अगर सॉलिड है तो ये सॉल्यूशन भी सॉलिड है, लिक्विड लिक्विड, गैस गैस। समझ में आ रहा क्या बताना चाह रहे बेटा? हाँ सर, हाँ सर, तो एक सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट कौन डिसाइड करता है? सॉल्वेंट, solvent, सॉल्वेंट। तो ये देखो, ये डेफिनेशन पढ़ो। सॉल्वेंट का डेफिनेशन क्या? फिजिकल स्टेट इज सेम एज दैट ऑफ solution, एंड मे बी प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट। समझ रहे बात?
हाँ जनरल देखो बच्चों का भूल कंसेप्ट क्या होता है, बच्चों का भूल कंसेप्ट होता है कि सॉल्वेंट ज्यादा होता है। यस ज्यादा होता है पर कम भी हो सकता है। बताओ तो एक ऐसा मामला बताओ जहां पर सॉल्वेंट कम है बेटा और सॉल्यूट ज्यादा हो गया, कहाँ हो सकता है ऐसा मामला, बोलो। बोलेगा सर चीनी पानी बनाएंगे और सुपर सैचुरेटेड कर देंगे, सुपर सैचुरेट करेंगे। याद आ रहा है, सब पढ़ा है। यस सर, यस सर। सुपर सैचुरेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें बार बार ऊपर से चीनी डालना है कि पानी डालना है, बोल। चीनी डालना है। इसका मतलब आप सॉल्यूट को बढ़ा रहे हैं वहां पे बेटा, सॉल्वेंट कम हो रहा है वहां, है ना। हाँ तो याद रखना ऐसा जरूरी नहीं है। देखो बहुत सारा मामला है, कई बच्चों से पूछते बोल बेटा सॉल्यूट और सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट, तो ज्यादातर बच्चे बोलते हैं सर सॉल्यूट सॉलिड होता है और सॉल्वेंट लिक्विड होता है। उसके दिमाग में एक ही एग्जाम्पल है, चीनी पानी। ठीक है, ऐसा नहीं है बेटा। उसी तरीके से सॉल्यूट में बी प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट, मतलब वो ज्यादा भी हो सकता है। मे बी प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट, मतलब ये कम भी हो सकता है। बात समझ में आ रहा है बेटा लोग? हाँ सर। ठीक है, तो अब देखो एक मजेदार चीज आपको हम बताते हैं। अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री, अल्कोहल प्लस वाटर and according to society, alcohol plus water, दो क्वेश्चन का आंसर देखो। अकॉर्डिंग टू सोसाइटी अल्कोहल प्लस वाटर इज अ प्रॉब्लम। लोग शराब पीते हैं सोसाइटी, समझ रहे हो ना। लेकिन केमिस्ट्री के हिसाब से अल्कोहल एंड वाटर इज अ सॉल्यूशन। इंटरेस्टिंग है। एक प्रॉब्लम है, दूसरा सोल्यूशन है। चलिए बेटा लोग आगे बढ़ते हैं। तो इस पे बातचीत कर ली बेटा हम लोग। अब ये देखो मैकेनिज्म बात करने जा रही है, मैकेनिज्म पढ़ने जा रहे हैं बेटा। किस चीज का मैकेनिज्म? सॉल्यूशन बनता कैसे है। जब सॉल्यूट को लेते हैं बेटा, सॉल्वेंट को लेते हैं, तो उस वक्त क्या होता है। ठीक है, 3 स्टेप होता है। पहला देखो क्या होता है, स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या होता है बेटा, सॉल्यूट पार्टिकल जो है वो एक्सपैंड करना शुरू करता है। ये देखिए सॉल्यूट क्या हो रहा है, एक्सपैंड कर रहा है। अब लॉजिक यूज कर बोल, अगर इस सॉल्यूट को एक्सपैंड करना है इसमें एनर्जी देना होगा या एनर्जी निकालना चाहिए। लॉजिक यूज कर बोल। एनर्जी देना पड़ेगा। एनर्जी देना होगा, है ना, एनर्जी हाँ। देना होगा। अच्छा। उसके बाद सॉल्वेंट एक्सपेंड कर रहा है। देखो ये सॉल्वेंट, ये भी एक्सपेंड कर रहा है। तो सॉल्वेंट को एनर्जी देना होगा कि निकालना होगा, बोलो। देना होगा, दूर जा रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। ठीक है, और जब दोनों एक्सपेंड हो जाएगा बेटा, तो वो दोनों आपस में मिक्स हो जाएगा। देखो समझ में आ रहा। हाँ सर। अब बताओ तो, हाँ सर। जब दोनों मिक्स होगा तो एनर्जी देना होगा कि एनर्जी निकलेगा, सोचो। सर एनर्जी निकल जाएगा। एनर्जी का लॉस होना चाहिए बेटा यहाँ। हाँ, समझो मैकेनिज्म को समझो, ठीक है ना। क्यों, अब समझो। जब ये लोग एक्सपैंड दूर हो रहा था ना, तो दूर होने के लिए उसके बीच में गैप, लेकिन जब मिक्स करेंगे तो दूर होगा कि पास आएगा बेटा, बोल। पास आएगा। पास आएगा। दूसरा लॉजिक से सोच, दूसरा लॉजिक से सोच। केमिस्ट्री में कोई भी प्रोसेस अगर होता है उसका एक ही रीजन है, बोल एक वर्ड में उसका रीजन बोल। याद है बात किए थे ना हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में। हाँ, अब बोल तो सिस्टम में एनर्जी का गेन, अगर कोई सिस्टम एनर्जी को गेन कर लेता है तो उसका स्टेबिलिटी घट जाता है, कम हो जाएगा, और अगर एनर्जी का लॉस होगा तो उसका स्टेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो बेटा आखिरी वाले मामले में तो ये होना ही चाहिए एनर्जी का लॉस, वरना पूरा सिस्टम तो अनस्टेबल हो जाएगा। सोचो तो, एनर्जी यहाँ गेन किया, यहाँ पे भी गेन किया, तो लॉस तो होना चाहिए ना बेटा। हाँ हाँ सर। दैट मीन्स, सवाल का जवाब देना, 3 स्टेप, 3 स्टेप, एक बार फिर से देख ले। 3 स्टेप में पहला स्टेप एक्सो ना एंडो, एंडोथर्मिक, सेकंड एंडोथर्मिक, थर्ड एक्सोथर्मिक। अब अगर आप लोगों को थर्मोडायनेमिक्स याद होगा बेटा, तो चलिए एक सवाल का जवाब दीजिए। इस पूरे प्रोसेस का नेट एंथैल्पी, इस पूरे प्रोसेस का नेट एंथैल्पी अकॉर्डिंग टू हेजर्स लॉ पढ़े हैं ना, क्या होगा। अगर इस स्टेप का नाम दे देते हैं डेल्टा H1, इस स्टेप का नाम देते हैं डेल्टा H2,
और इस स्टेप का नाम देते हैं बेटा डेल्टा H3। तो ओवरऑल डेल्टा H फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन बाय मिक्सिंग सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट क्या होगा? आंसर दे। डेल्टा H H1 plus delta H2 minus delta H3. हाँ सर, यस सर, क्या यही होगा? वाई हाँ, माइनस डेल्टा H3 exothermic. एक्सोथर्मिक। वो निकल जा रहा है, एनर्जी लॉस। है ना? हाँ। चलिए बहुत बढ़िया है, समझ आया बेटा लोग? हाँ सर, हाँ सर। ठीक हाँ है, सर। बहुत बढ़िया। अब मजेदार चीज सुनो, ये गलत है। क्यों? 2 मिनट बाद बात करें, अब आगे सुनो। अगर आप लोगों को हेजेस लॉ याद है तो एक बार स्टेटमेंट बोल रहे बेटा, ध्यान से सुनना और बताना ठीक बोल रहे कि गलत। हेजेस लॉ ये कहता है कि अगर एक प्रोसेस सिंगल स्टेप में हो रहा हो या मल्टी स्टेप में हो रहा हो, उसका एंथैल्पी चेंज नहीं होगा। और अगर मल्टी स्टेप हो रहा है तो टोटल स्टेप का एंथैल्पी क्या होगा? सम ऑफ ऑल एंथैल्पी। यही था? हाँ सर। सम ऑफ ऑल एंथैल्पी यही था? बोलने बेटा जवाब। विथ प्रॉपर साइन। नो, सम ऑफ एंथैल्पी यही था बेटा, यही चीज बता रहे। जेई में ये क्वेश्चन पूछा गया बेटा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा करके दिखिएगा। ये सवाल पूछा गया कि डेल्टा एच इक्वेशन क्या होगा फॉर द दिस प्रोसेस, और करेक्ट आंसर है डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3। और आगे सुन रहे गधे लोग, आपको गड़बड़ क्या किए बेटा? सम होगा। आपको ये नियम सिखाया गया था क्लास में कि जब वैल्यू पुट करेंगे तब साइन डिसाइड करेंगे कि प्लस होगा कि माइनस होगा। ओह अच्छा। समझे बात? हाँ हाँ हाँ, अदरवाइज ये सम होगा। ओके ओके सर। चलो आ गया बात थर्मोडायनेमिक्स का। तो एक सॉल्यूशन पे समझ, एक सॉल्यूशन का थर्मोडायनेमिक्स पे अगर बात करेंगे तो अभी हम लोग बात क्या की बेटा? देखो तो 3 तरह का बातचीत हुआ ना। सॉलिड सॉलिड का इंटरैक्शन क्या होना चाहिए? डिक्रीज होना चाहिए, तभी तो एक्सपेंड करेगा। हाँ। सॉल्वेंट सॉल्वेंट का इंटरैक्शन डिक्रीज करेगा, एक्सपेंड करेगा। और इसका इंटरैक्शन को डिक्रीज करने के लिए आप एनर्जी दीजिएगा। सेकंड एंथैल्पी, हाँ। फर्स्ट एंथैल्पी। एंडो है ये भी एंडो है। और इसमें इंटरैक्शन में क्या होगा? सॉलिड सॉल्वेंट पार्टिकल होगा। इंटरैक्शन बढ़ेगा बेटा, तो डेल्टा H3 पॉजिटिव है ना। इसका ओवरऑल एंथैल्पी क्या होना चाहिए? तो आंसर देखो, तो फिर से समझ लो, यहाँ पे डायग्राम से देखो। देखो सॉल्यूट पैक्ड है, सॉल्वेंट पैक्ड है, एनर्जी को बढ़ाए, पहला स्टेप। डेल्टा H ग्रेटर देन 0, मतलब हम एनर्जी दिए तो देखो तो क्या हुआ? सॉल्यूट सेपरेट हो गया। फिर एनर्जी देंगे, सेकंड स्टेप, सॉल्वेंट सेपरेट हो गया। अब दोनों क्या होगा बेटा? मिक्स होगा, है ना। अब मिक्स होने के बाद इसका एंथैल्पी देखो डिक्रीज किया यहाँ पर, मतलब यहाँ एनर्जी का लॉस हुआ, दोनों मिक्स हो गया। तो ओवरऑल एंथैल्पी क्या बोलेंगे? ओवरऑल एंथैल्पी बोलेंगे बेटा हम लोग डेल्टा H1 प्लस H2 प्लस H3। समझा रे गधा? हाँ सर। अब अगला सवाल, अब अगला सवाल। तो आपके सामने सब कुछ मौजूद है। अब ये बताओ ओवरऑल डेल्टा H पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? नेगेटिव। तुम बोलेगा सर कैसे? नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी। अगर कैसे नेगेटिव बोलेंगे? हुआ तो हम लोग जानते हैं कि स्पॉन्टेनियस। ये पॉजिटिव है। देखो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, हाँ है ना। ये हाँ। नेगेटिव है। क्लियर है यहाँ तक? अब हाँ। अगर इसमें इन दोनों का वैल्यू ज्यादा हो जाए और इसका वैल्यू कम हो जाए तब आंसर पॉजिटिव पॉजिटिव में आ जाएगा। लेकिन अगर इन दोनों हाँ। का वैल्यू कम हो जाए और इसका ज्यादा हो जाए तो आंसर नेगेटिव में आ जाएगा। नेगेटिव में आएगा। बहुत पॉसिबल है ना। हाँ। जैसे कि यहाँ देखो, दैट मींस ओवरऑल एंथैल्पी एंडोथर्मिक भी हो सकता है और एक्सोथर्मिक भी हो सकता एक्सोथर्मिक भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है। ये पहला स्टेप का डेल्टा H1, दूसरे स्टेप का डेल्टा H2, है ना, और तीसरे का देखो डेल्टा H3। ये हो गया ओवरऑल। तो इसमें अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो किसके लिए दिख रहा है बेटा? नेट। देखो तो डायग्राम समझ में आ रहा है? इस लाइन को मिलाओ, इधर का डेल्टा H3 को जो एक्सो है, और इसको मिलाओ। इसका मतलब क्या? यहाँ पर ये वाला कम है, यहाँ ये ज्यादा है, तो एक्सो ज्यादा तो ये हो जाएगा। समझ रहे बेटा? हाँ सर। हाँ सर। सिंपल सी बात समझो। यहाँ पर देखो, आपको यहाँ पर क्या दिखाया जा रहा है ग्राफ के थ्रू से। अभी अभी हम लोग क्या पढ़े?
डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस H2 प्लस H3। अब ग्राफ से देखो, ये दोनों का टोटल अगर मिलाओगे तो कम है, ये ज्यादा है ना, ये कम है, ये ज्यादा है, तो इसका मतलब आंसर में नेगेटिव ज्यादा तो ओवरऑल नेगेटिव, तो ये नेगेटिव का ग्राफ बन गया। इसी के तरीके से देखो, ये कम होगा तो ये पॉजिटिव, डेल्टा H पॉजिटिव हो जाएगा। ये एग्जाम्पल से देखो, यहाँ देखो, फिर से देखो, दोबारा देखो, ये देखो, इस वक्त आपके सामने सेम चीज है, और यहाँ पर आपको अगर बात करते MgSO4 सॉल्यूशन बनाना बेटा, तो ये ग्राफ उसके लिए पाया गया, जिसका आंसर देखो नेगेटिव में आया और इसके लिए पॉजिटिव में आ रहा है, यानी इसके लिए ये ग्राफ बनेगा। अगर आप लोग समझ पा रहे बेटा मेरे बात, तो थोड़ा सा आपको और गहराई में ले चल रहे, ध्यान से सुनना, यहां तक कोई टेंशन लेने नहीं बेटा। इससे सिंपल एक चीज आपसे साबित क्या करना चाह रहे, सुन लो। एक सॉल्यूशन का एंथैल्पी 3 स्टेप का होगा और तीनों के सम के बराबर होगा, दैट्स ऑल। डिपेंडिंग ऑन कंडीशन, पॉजिटिव नेगेटिव, ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ये भी हमेशा पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, लेकिन ओवरऑल ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। फाइन, यहाँ तक ओके है? हाँ। अब आगे सुनना, ओवरऑल क्या क्या हो सकता है बेटा? पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव या भी हो नेगेटिव भी हो सकता है। सकता है। आज और फिर से बात करते हैं स्टेबिलिटी के रूल के हिसाब से, बोलो। MgSO4 ज्यादा स्टेबल, हाँ सर। आपको हम ये नहीं पूछ रहे कि इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन बेटा, क्योंकि एक चीज समझ लो, यहां पर आप बोल सकते हैं एक सवाल कि सर ये स्टेबल समझ में आ रहा क्योंकि एनर्जी का लॉस हुआ, नेट एनर्जी लॉस, हाँ, लेकिन यहाँ नेट एनर्जी तो गेन हो गया, तो कैसे एक्सप्लेन करोगे इसको? सॉल्युबिलिटी लेस होगा NH4NO3 का। ना मुन्ना, यहाँ सॉल्युबिलिटी का बात ही नहीं कर रहे बेटा, यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स का बात कर रहे। आप लोगों को पढ़ाया गया था एक प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा H नेगेटिव होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। और यहाँ तो डेल्टा H पॉजिटिव हो गया, तो ये और ये प्रोडक्ट बना, दैट मींस ये स्पॉन्टेनियस है, अगर होता नहीं तो बनते ही नहीं बेटा ये। तो डेल्टा H पॉजिटिव होने के बावजूद भी बना कैसे? थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा चुके, देखे ओ एंट्रोपी, ये सर एंट्रोपी शायद डेटा ये चेंज वर्ड हुआ एंट्रोपी का खेला बेटा। यही तो सवाल रखे आपके सामने कि एंडोथर्मिक प्रोसेस स्पॉन्टेनियस कैसे हो गया, ठीक है? आंसर यहाँ पे कहाँ मिलेगा बेटा? एंट्रोपी। छोड़ इसको, देख तो, बोलो यहां से यहां एंट्रोपी बढ़ा या घटा? बढ़ा। बोल बेटा, बढ़ रहा है ना? इंक्रीज हुआ। रैंडमनेस बढ़ रहा, तो यहां से यहां, हाँ। यहाँ से आप भी बढ़ रहा है सर, सेपरेशन हो रहा है, यहां से यहां एंट्रोपी घट रहा है सर, और बढ़ गया रैंडमनेस बेटा। मिक्स हो रहा, मिक्स हमेशा रैंडम। देखो रैंडमनेस का मतलब को समझो, देखो कोई ऑर्डर नहीं है, पार्टिकल रैंडम फॉर्म में मिक्स्ड है, तो यहाँ मिक्सिंग के हिसाब से देखो, हाँ फिर बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है? अगर किसी प्रोसेस में रैंडमनेस बढ़ेगा तो भी तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, भले उस मामले में डेल्टा H पॉजिटिव क्यों ना हो। पढ़े हैं तो याद है? हाँ सर। हम लोग किससे प्रूफ कर सकते हैं? डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, हाँ सर, है ना? अगर डेल्टा S का वैल्यू ज्यादा है और डेल्टा H पॉजिटिव आ रहा और कम है, तो बेटा मेरा ओवरऑल आंसर तो नेगेटिव आएगा डेल्टा G। देखो यस सर, स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, ठीक है? हाँ, चलिए, जैसे कि ये बोल तो, ये जो आपको इक्वेशन दिखाया जा रहा है, यहाँ पे एंट्रोपी का वैल्यू बढ़ रहा है या घट रहा है? चलिए डायग्राम से देखकर बताइए। सर लग रहा है एंट्रोपी घट रहा है सर, घट रहा है, बिल्कुल घट रहा है, देखो एकदम ऑर्गेनाइज हो गई है, घट रहा है। हाँ, तो इस प्रोसेस में डेल्टा H डिक्रीज कर गया, लेकिन फिर भी प्रोसेस हुआ, इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो इसको हम डेल्टा H से एक्सप्लेन करेंगे। डेल्टा H ज्यादा। यही तो पढ़ा है, डेल्टा यहाँ पर डेल्टा H एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, इसको देखेगा, ये नहीं कर पाएगा, ये करेगा, ठीक है? हाँ, तो इसका मतलब यहाँ पर डेल्टा H का वैल्यू बेटा हाई नेगेटिव है, ये हाईली एक्सोथर्मिक है। जब ये कंबाइन करेगा एनर्जी रिलीज करेगा। हाँ सर। चलिए यहाँ पर देखो आपके सामने कुछ क्राइटेरिया है, ये आपके स्कूल लेवल के लिए नहीं है बेटा, अगर आप इसको नहीं पढ़ोगे, ये जानकारी के लिए है, जो नॉलेज रखना चाहता है रखे, अदरवाइज स्किप कर सकते हैं। फिर भी
एक चीज तो आपको पता होना चाहिए कि सॉल्यूशन बनाने के लिए एक बात आएगा सॉल्युबिलिटी का, और सॉल्युबिलिटी के मामले में बेटा आपको एक गोल्डन रूल बताए थे, कोई बताएगा वो गोल्डन रूल? Like dissolves like. लाइक डिसॉल्व्स लाइक। sir. पोलर पोलर में सॉल्युबल होगा, नॉन पोलर नॉन पोलर। Non-polar में soluble. तो पोलर पोलर का मामला रहा बेटा तो वहां सॉल्यूशन बन नहीं आपका। नॉन पोलर का मामला रहा, सॉल्यूशन बन नहीं आपका। लेकिन पोलर नॉन पोलर या नॉन पोलर के साथ पोलर नहीं होगा Solution सर। नहीं होगा। और उसका एक्सप्लेनेशन बेटा यहाँ से मिलेगा कि इन सब के मामले में किसका वैल्यू कम पाया गया, किसका ज्यादा पाया गया, इसके हिसाब से। समझ रहा बात? हाँ सर। आइए आगे बढ़ते बेटा। क्या पढ़ने जा रहे बेटा? पढ़े इसको कभी आप लोग? पढ़े Degree of saturation. पढ़े पढ़े सर हैं? ऑर्गेनिक थोड़ी हाँ कहाँ पढ़े बेटा आप लोग? सर ऑर्गेनिक के डिग्री नहीं ऑफ नहीं 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 नहीं, वो दूसरा है बेटा, वो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है, नॉट सैचुरेशन। और ये बेटा आप लोग 9 क्लास में, 10 क्लास में या 8 क्लास में, डिपेंडिंग आप किस बोर्ड से आए, पक्का पढ़े हैं। देखेगा शायद याद आ जाए, हाँ सर। शायद याद आ जाए, डायरेक्ट पिक्चर देख शायद याद आ जाए। हाँ सर हाँ पढ़े। ओ हाँ पढ़े सर। याद हाँ आया 6 हाँ। है ना? डिग्री ऑफ सैचुरेशन का मतलब कौन कितना सैचुरेटेड है। तो ये अनसैचुरेटेड है, ये सैचुरेटेड है, ये सुपर सैचुरेटेड है। तो इसका डिग्री ऑफ सैचुरेशन सबसे ज्यादा है, ये अपने बिल्कुल बराबर पोजीशन पे ये कम है। पढ़े ना ये सब? तो क्या ये हाँ। पढ़ाना पड़ेगा बेटा क्या सैचुरेटेड होता है, क्या अनसैचुरेटेड होता है? नहीं 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 सर। पिक्चर देखकर समझ में आ रहा है? हाँ सर। अब यहाँ पर आपके लिए सवाल है, ध्यान से मजेदार चीज सुनना। जब इसके अंदर ऊपर से और सॉल्यूट डाला जा सकता है, हाँ हाँ सर। वो डालने पे इसका डेंसिटी बढ़ेगा कि घटेगा? डेंसिटी बढ़ेगा। 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 यहां से सॉलिड डाला गया, बोल इसका डेंसिटी हाँ बढ़ेगा। बार भी यही तो बोले बेटा, समझ लो। कांस्टेंट हो। अब खेल समझ। बोल अगर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है हाँ। तो ऊपर से सॉल्यूट डालने पर सॉल्यूट डिसॉल्व होगा? नहीं सर। नहीं 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 ना, डिसॉल्व ना, नहीं ना, होगा हाँ, बेटा, बेटा। डेंसिटी कैसे चेंज होगा? अरे गधा लोग, समझा कि नहीं? हाँ समझ रहे ना बात? तो आप लोग तो ये पढ़े, अब इसको डेंसिटी के एंगल से समझ बेटा, ठीक है? क्या आप लोग को पता है कि सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में नीचे क्रिस्टल ग्रो करता है? हाँ हाँ सर। सर क्रिस्टलाइजेशन। डेली लाइफ में कभी आप इसका देखे हैं इस्तेमाल? नहीं सर। कैसे नहीं देखे बेटा? वो आप चाशनी। आप मिष्टी दुकान में जाओ, जलेबी लो, सीधा वाला जलेबी लो, गोल वाला लो, कोई भी लो, आप उसमें देखना व्हाइट कलर का चीनी का क्रिस्टल दिखता है ना बेटा? हाँ हाँ और वो चीनी का अच्छा, क्रिस्टल हाँ। आता कहाँ से बेटा? आप देखना जो मिठाई वाले लोग होता है, वो लोग जिस कढ़ाई में बेटा पानी के अंदर चीनी, वो हाईली 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 सुपर सैचुरेटेड होता है, देखते एकदम गर्म कर रहा उसको, उसके अंदर डाल रहा निकाल रहा, हाँ। डाल रहा निकाल रहा, है ना? हाँ तो जब हाँ हाँ डाल रहा बेटा तो टेम्परेचर डिक्रीज कर जा रहा है। टेम्परेचर डिक्रीज करने का मतलब क्या होगा? जो एक्स्ट्रा सॉल्यूट इसके अंदर था वो बाहर क्रिस्टलाइज करके बाहर आ रहा है। अच्छा हाँ। समझा कि नहीं? यस हाँ, यस सर। सर। तो बोल इसका हाँ, डेंसिटी, सुपर सैचुरेट का डेंसिटी सर घट रहा है। घटेगा, होगा। क्योंकि चीनी बाहर आ रहा है, क्रिस्टल बाहर आ रहा है, सॉल्यूट बाहर आ रहा है, इसके अंदर सॉल्यूट ऐड हो रहा है, इसके अंदर सॉल्यूट ऐड नहीं हो रहा है, नहीं हुआ तो कांस्टेंट, ऐड हो गया तो डेंसिटी बढ़ गया, यहाँ तो सॉल्यूट निकल जा रहा तो डेंसिटी घट जाएगा। समझा कि नहीं बेटा? हाँ सर। चलिए फिर से हाँ, बात सर। दोबारा दोबारा देख, डायग्राम देख, क्या डाले बेटा? बाहर से मान ले चीनी है या नमक, चीनी पकड़ ले, ठीक है? क्या हुआ? पूरा डिसॉल्व हो गया, मतलब ये कैसा सॉल्यूशन है? अनसैचुरेटेड। Unsaturated. ठीक है? द डेंसिटी ऑफ सच सॉल्यूशन increases Increases on on addition of addition of solute, ना on addition of solute, fine? आजा अगला हाँ। डायग्राम देख, ये देख डायग्राम, डाला नीचे बैठा हुआ, देखो वैसे ही बैठ गया, है ना? हाँ दिख रहा है नीचे बैठ गया, तो डिसॉल्व हुआ नहीं, मतलब ये Yes, कैसा sir. सैचुरेटेड है, और इसका डेंसिटी कांस्टेंट। कांस्टेंट। है ना? नहीं की? Constant. लेकिन मजेदार चीज ये देखोगे कि अगर आप सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में देख ध्यान से, चीनी का एक छोटा सा दाना डाला, एक टप डाला, देखेगा डाला, अब देख वो क्रिस्टल बनाना शुरू कर रहा, देखेगा एक क्रिस्टल का साइज दे,
यही देख क्रिस्टल तैयार हुआ, यही देख क्रिस्टल अरे बन बाप गया। रे, देखा ना क्रिस्टल इतना कैसे बन बड़ा? रहा है? हाँ, तो बोल बेटा यहाँ पर ऐसे। डेंसिटी, घटा। हट रहा है पढ़ सर। लास्ट लाइन पढ़, समझ बोल। हाँ सर। ऐसे। आया बेटा हाँ, सर। समझ में? तो आप लोग हाँ। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड पढ़े थे बेटा, वही चीज को दोबारा दिखाएं, बट फ्रॉम विच एंगल? डेंसिटी के एंगल से, ठीक है? हाँ सर, चलिए। क्या ये बोल सकते हैं कि जितना बड़ा क्रिस्टल बनेगा वो उतना ज्यादा सुपर सैचुरेटेड था? हाँ जाहिर सी बात है। सुपर सैचुरेटेड हाँ। का मतलब क्या होगा? वो अपना ताकत से ज्यादा सॉलिड को अंदर ले लिया, लेकिन लिया हाँ। कैसे? लॉजिक समझ, लिया कैसे? हीट से। अब जैसे जैसे हीट कम होगा वो छोड़ता चला जाएगा, हाँ जितना सर। हीट घटेगा बेटा वो छोड़ेगा। ठीक है सर। अब किसका बात आ गया बेटा? सॉल्युबिलिटी। सॉल्यूट। सबसे पहले आपको हम क्लास 9-10 में ले चले, आपको जो सॉल्युबिलिटी का मतलब पढ़ाया गया था, पहले वो देखो फंडामेंटल क्या बताया गया था, पढ़ो, शायद Solubility याद of आ a जाए, solid पढ़ो। at a particular temperature पढ़ने के बाद defined मेरे as कुछ क्वेश्चन का आंसर देना, पढ़ो। number of gram of solid which is necessary to saturate 100 gram of solid. हाँ सर। पहला बात, सॉल्युबिलिटी का डेफिनेशन को डिफाइन करने के लिए किसको कांस्टेंट रखना है? 100 ग्राम मास सॉल्वेंट। ऑफ सॉल्वेंट 100 ग्राम सॉल्वेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे, हाँ। मास ऑफ सॉल्वेंट कांस्टेंट रखेंगे। अब मास ऑफ सॉल्वेंट का डेटा फिक्स कर दिया गया, 100 ग्राम सॉल्वेंट। डेफिनेशन क्या बोला? 100 ग्राम सॉल्वेंट में जितना सॉल्यूट कितना चला ग्राम? गया फिक्स टेम्परेचर पे, पढ़, यही है ना? हाँ। हाँ सर। जैसे कि ये इसका डेफिनेशन बनता है, फॉर्मूला बनता है, हाँ सर। और इस डेफिनेशन Yes, के अकॉर्डिंगली व्हाट इज द यूनिट ऑफ सॉल्युबिलिटी? यूनिटलेस। यूनिटलेस होगा, हाँ, नो यूनिट। है ना? यूनिटलेस। हाँ। बट Yes, याद sir. रखना, ऐ सुन ले मजेदार बात बेटा, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली सॉल्युबिलिटी यूनिटलेस है, पर कई और डेफिनेशन के मुताबिक सॉल्युबिलिटी का यूनिट सुन ले, मोल पर लीटर। बोल कहाँ Per पढ़ा liter. था? कहाँ पढ़ा था? हाँ सर, आज आयनिक इक्विलिब्रियम आयनिक याद आ रहा है? इक्विलिब्रियम है। हाँ याद आ सर। रहा है? प्रोडक्ट दिए सर করলে यस তখন सर। हाँ। तो ऐसा नहीं है कि सॉल्युबिलिटी का यूनिट होता है कि नहीं होता, ये डिपेंड करता है किस तरह का सॉल्यूट, ठीक है? और सॉल्युबिलिटी का और भी यूनिट है बेटा, ग्राम पर लीटर, ग्राम पर सीसी, बहुत सारा यूनिट Yes, बन sir. सकता है डिपेंडिंग। लेकिन जो फंडामेंटल सुन ले, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को डिसॉल्व करके एक जो फंडामेंटल डेफिनेशन है टेम्परेचर को कांस्टेंट रख सकते हैं बेटा, वो यही है। क्या है? 100 ग्राम सॉल्वेंट में जितना ग्राम सॉल्यूट डिसॉल्व होगा वो उसका सॉल्युबिलिटी होगा। फॉर एग्जांपल इस स्टेटमेंट को पढ़, यही है ना? हाँ सर। यस सर। अगर उसका सॉल्युबिलिटी 39 है तो इसका ये मतलब समझेंगे कि 80 डिग्री टेम्परेचर पे 100 ग्राम पानी में 39 ग्राम से ज्यादा NaCl डिसॉल्व नहीं होगा, ठीक? हाँ। यही मतलब बनता है बेटा। हाँ। हाँ, अब आ जाओ बात करते हैं। देखो क्या है, Factors affecting solubility of solid in liquid. चलिए कुछ सवाल का जवाब दीजिएगा बेटा लोग। सॉल्वेंट और सॉल्यूट का फिजिकल स्टेट के बेसिस पे कितने तरह का सॉल्यूशन बनाया जा सकता है? ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट 3 बोलो। 9 तरह का। 9 तरह का। हाँ। सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, क्योंकि सॉल्वेंट और सॉल्यूट कुछ भी हो सकता है। अभी अभी थोड़ी हाँ। देर पहले आपको एग्जांपल दिखाया था, याद है? यस सर। इस हिसाब से 9 बनेगा कि नहीं? बोल। हाँ। हाँ। हाँ, हाँ। उस 9 में से बेटा आपका पढ़ाई सॉल्युबिलिटी के रेस्पेक्ट में, ओनली फॉर सॉल्युबिलिटी, सिर्फ 3 है। सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड, दैट्स ऑल। ये आपका सिलेबस है बेटा, याद रखना। ओके सर। और आगे चल करके जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में एंटर करेंगे तब आपका सिर्फ ये 2 रहेगा, ये चला बात चला जाएगा। तो यानी और डिटेल में इसको पढ़ना है बेटा हम लोग, ठीक है? ओके सर। समझा रहे बेटा लोग? हाँ। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो चलो क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा अभी? फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, किसका? सॉलिड इन लिक्विड। तो याद रखना हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? सॉलिड इन लिक्विड, बोल, लिक्विड इन लिक्विड और गैस इन लिक्विड। तीनों का सॉल्युबिलिटी पे बात करेंगे। तो पहला पे बात शुरू करते हैं बेटा। चलो देखो पहला क्या कहता है, 3 फैक्टर, सिंपल।
टेम्परेचर, नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट, कंसंट्रेशन। आओ एक एक करके बात करते हैं। टेम्परेचर देखिए तो आप लोगों में से किसका मेमोरी तगड़ा है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, ये छोड़ो, इस पे आओ। ग्राफ याद है किसी को? कौन बताएगा? हाँ कहाँ सर, देखे ऐसा ग्राफ? कहाँ पढ़े ऐसा ग्राफ? सॉल्युबिलिटी कर्व 9 में पढ़ा था। तो आप लोगों का डिपेंडिंग ऑन योर बोर्ड जो भी क्लास रहा होगा बेटा, आप लोगों को ये ग्राफ दिया गया था। आई डोंट नो उस ग्राफ में आप लोगों को कितना आप लोग पढ़े थे या आप लोग को पढ़ाया गया था। अभी पढ़ ले बेटा, ग्राफ को स्टडी कर। सबसे पहला सवाल, ग्राफ किसके वर्सेस किसका ड्रॉ किया गया है? सॉल्युबिलिटी वर्सेस Solubility टेम्परेचर। है ना? अगर आपसे एक हाँ। सवाल पूछेंगे कि PbNO3 के मामले में बोल, टेम्परेचर बढ़ने के साथ सॉल्युबिलिटी बढ़ता है। बढ़ रहे बढ़ रहा है ना? बढ़ रहा है ना? हाँ हाँ। यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हाँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है। अगर आपसे हम पूछेंगे कि KNO3 के मामले में, प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर, मतलब बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। और ज्यादा बढ़ रहा है, करीब करीब काइंड ऑफ एक्सपोनेंशियल, बहुत तेजी से। फिर हाँ। भी चलो डायरेक्टली मान लो। हाँ, डायरेक्टली। अच्छा ठीक। ठीक है ना? अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए Na2SO4 का, particular state पे एक पॉइंट तक बढ़ रहा है फिर घट रहा है। हाँ, ये दिख रहा है ना? हाँ हाँ अच्छा देखो तो यहाँ पे बढ़कर फिर घट रहा है। हाँ, यस हाँ। सर। अगर मजेदार चीज देखोगे क्या, अगर आपसे पूछे NaCl का इफेक्ट बता दो, ऑलमोस्ट कांस्टेंट सर, ऑलमोस्ट नो इफेक्ट, ऑलमोस्ट नो। है ना? तो हम हाँ। लोग को ये देखने को मिल रहा बेटा कि कुछ मामले में सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, कुछ में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और कुछ में ऑलमोस्ट नो इफेक्ट। ठीक है ना? तो ये देख हाँ। मामला क्या है। अब देखो, इन एंडोथर्मिक प्रोसेस सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। यानी अगर प्रोसेस एंडोथर्मिक हुआ बेटा, तो ऐसे मामले में आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डेल्टा एच अगर पॉजिटिव। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल कब होगा? जब वो नेगेटिव होगा, एक्सोथर्मिक। ठीक है। तो ये बात हाँ। किस पे की बेटा? टेम्परेचर के साथ इसका हुआ। अब देखो नेचर, दूसरा फैक्टर यही था ना, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। हाँ सर। और मेरे ख्याल से ये देखो तो आपको बात समझ में आ रहा है, हाँ सर, गोल्डन रूल। हाँ बिल्कुल। है ना? तो इस पे और ज्यादा बात करने का जरूरत नहीं है। पर यहाँ पर देखो तो कुछ दिख रहा है यहाँ पर। अच्छा छोड़ो, इस पे अभी हम टाइम नहीं देंगे, इस पे ज्यादा टाइम चला जाएगा। इस पे आते हैं, ये देखो, इसको कुछ समझो बेटा, वही बात यहाँ पर दिख जाएगा। लाइक डिसॉल्व्स लाइक का मैकेनिज्म समझ लो। लाइक डिसॉल्व्स लाइक का मैकेनिज्म क्या है? यानी पोलर में पोलर सॉल्युबल, पोलर, है ना? हाँ। NaCl पोलर है, वाटर हाँ। पोलर है। तो होता क्या बेटा यहाँ पर? NaCl पोलर और वाटर पोलर है, तो होता क्या है कि ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज सोडियम का प्लस चार्ज को, देखो तो सोडियम का प्लस चार्ज को, हाँ सर और हाँ, यहाँ सर। पर देखो क्लोरीन का नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन का पॉजिटिव साइड है। हाँ सर। अगर आपसे पूछा जाए किस तरह का इंटरैक्शन है, तो ध्यान से सुन, ये कौन है? ये डाइपोल है। डाइपोल। कि ये हाइड्रोजन के साइड से भी गेम खेल रहा है, ऑक्सीजन के साइड से भी। और ये कौन है? हाँ। आयन है। आयन है, आयन डाइपोल। आयन डाइपोल इंटरैक्शन डाइपोल। पढ़े ना ये सब? हाँ सर। ठीक है। तो पोलर में सॉल्युबल होने का रीजन बेटा ये है कि ये तो डाइपोल डाइपोल को खींचेगा, या आयन डाइपोल को खींचेगा, इस तरीके से सॉल्युबल होगा। ठीक है। हाँ। अब आ जाओ, क्या इफेक्ट ऑफ concentration of solute तीन फैक्टर में से दो फैक्टर पढ़ लिए बेटा, एक नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, एक टेम्परेचर। अब इफेक्ट, लॉजिक से बात कर, सोच, लॉजिक से बात कर, सोच। इसमें 100 ग्राम पानी है, ठीक है, और इसके अंदर ऑलरेडी ऊपर से 20 ग्राम चीनी डाल दिया बेटा। अनदर कंडीशन, 100 ग्राम पानी, इसमें ऊपर से 40 ग्राम चीनी डाल दिया, दो सॉल्यूशन तैयार है। हाँ। और किसका कंसंट्रेशन ज्यादा है? second दूसरा वाला वाले का कंसंट्रेशन ज्यादा है। फाइन, इसका कंसंट्रेशन कम। अब बोल, ऊपर से फिर से 40 ग्राम चीनी डालेंगे और इसमें भी 40 ग्राम चीनी डालेंगे, किसमें सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगा? second सेकंड फास्टेस्ट है।
फास्टेस्ट यस, सोच कर देखो लॉजिक। yes yes पहले sir वाले में चीनी कम है तो बाकी चीनी जल्दी घुलेगा, दूसरे हाँ। वाले में पहले से चीनी है तो घुलने में टाइम लेगा, है ना? टाइम लेगा हाँ सर। तो बोल किसमें सॉल्युबिलिटी बढ़ा? First one. फर्स्ट First फर्स्ट वाले। वाला और कंसंट्रेशन इसका, कंसंट्रेशन इसका घटा। तो सॉल्युबिलिटी बढ़ा। रिलेशन बना लेना यहाँ से, नहीं बना? यस सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। समझ में आ रहा लॉजिक? हाँ सर। पढ़ ले यहाँ पे। लेकिन इस कंडीशन को वैलिड होने के लिए क्राइटेरिया क्या बेटा आपके पास? कांस्टेंट Temperature Temperature. constant. समझ रहे बात? हाँ सर। अब आ जाओ, अगला खेल आ गया। तो सॉलिड इन लिक्विड पढ़ लिए ना बेटा? अब क्या हाँ पढ़ने वाले हम लोग? लिक्विड इन Liquid in लिक्विड। अब इसके अंदर देखो क्या क्या है। पहला पढ़ो, हाँ लाइक दिस ऑफ लाइक। कहानी वही है, ठीक है ना? तो हम बाकी हाँ। इस पे दे सके। ये देखो कौन है? टॉल्यूइन नॉन पोलर है, नॉन पोलर हाँ। ऑक्टेन नॉन पोलर है। दो नॉन पोलर मिलाएंगे सॉल्यूशन बनेगा, फॉर्म होगा। ठीक है। दूसरा देखो यहाँ पर क्या है, बोलो। वाटर डाइपोल है, डाइपोल है। इथेनॉल भी डाइपोल है। डाइपोल हाँ। और ये ऐसा डाइपोल है जो डाइपोल डाइपोल से क्या बना दिया? हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड हाँ। है ना? हाँ यहाँ पे भी सॉल्युबिलिटी होगा, सॉल्यूशन बन जाएगा सॉल्यूशन। अब देखो Yes, कंडीशन sir. क्या है? पानी पोलर है, ये नॉन पोलर है। देख नहीं दोनों को मिक्स बनेगा। किया, नहीं हो दोनों को मिक्स किया, सॉल्यूशन doesn't नहीं बनेगा, Does not है form, ना? नहीं फॉर्म हाँ। चलो ये सब छोड़ो, अभी ये सब बात करेंगे। ये देख तो समझ में आ रहा है? विटामिन ए, अगर आपसे पूछेगा विटामिन ए सॉल्युबल इन नॉन पोलर, पता है ना कौन कौन सा फैट सॉल्युबल विटामिन है? बोल। फैट सॉल्युबल A D E K है ना, ये फैट सॉल्युबल है। हाँ। तो बेटा फैट सॉल्युबल फैट क्या है बेटा? नॉन पोलर है। तो इसका मतलब समझ ना, ये चारों भी नॉन पोलर है। जबकि विटामिन सी सॉल्युबल इन वाटर है, इसका मतलब ये पोलर है। पोलर और इसका प्रूफ देख लो, विटामिन सी में 1 2 3 4 OH ग्रुप है। हाँ। तो ये OH ग्रुप आसानी से पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। इसके पास इतना बड़ा नॉन पोलर ग्रुप है, नॉन पोलर ग्रुप है। इसमें छोटा हाँ। सा एक OH है, कुछ नहीं कर पा रहा, ये नॉन पोलर है ना? स्ट्रक्चर हाँ, से सर। समझ में आ रहा है बेटा? ये कंसेप्ट है। तो ये देखो विटामिन बी, विटामिन ई, बोल। देखते दोनों डायग्राम से। हाँ विटामिन बी ज्यादा सॉल्युबल होगा। तो क्या क्या पढ़ लिए बेटा? बोल। सॉलिड इन लिक्विड पढ़ लिए और लिक्विड इन लिक्विड, है ना? अब हाँ। गैस इन लिक्विड। गैस इन लिक्विड। अब सुन ले बेटा, अगर सॉल्युबिलिटी जो भी 3 पढ़ाया, क्या क्या पढ़ाया बेटा? सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड और गैस इन लिक्विड। गैस इन लिक्विड इन पढ़ेंगे। तीनों का सॉल्युबिलिटी पे बात होगा, है ना? और इन दोनों हाँ। का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में बात होगा, है ना? याद रखना, सॉल्युबिलिटी का सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से आता है। ये तो जान के ही रखना, पर ये इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों को। इसके अंदर एक लॉ आएगा जिसका नाम है हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ हाँ। उसका एप्लीकेशन है बेटा, ये सब इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना। तो टॉपिक शुरू होने से पहले उसका इंपॉर्टेंस बता दिए बेटा आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं, क्या है देखो। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, ये आपके सिलेबस के बाहर बता रहे बेटा, ठीक है? ये आपके बुक में नहीं मिलेगा, जानकारी के लिए बता रहे। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड सॉल्वेंट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट, जहां पर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट सिंबल अल्फा, उसको डिफाइन किया गया कैसे? द वॉल्यूम ऑफ गैस रिड्यूस्ड, उसका सिंबल V वॉल्यूम है, टू STP व्हेन डिसॉल्व पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट एट एक्सपेरिमेंटल टेम्परेचर एंड अंडर अ प्रेशर ऑफ 1/ATU। ये इसका स्टैंडर्ड डेफिनेशन, फंडामेंटल है, दिमाग लगाने का नहीं। ये रूल बना दिया गया आपको कि अगर ध्यान से देखो, 1 लीटर ले लो, 1 मिलीलीटर ले लो, उसमें कितना वॉल्यूम ऑफ गैस डिसॉल्व हो रहा है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, उसको नाम दिया गया है एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट। नाउ, और इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला है दिस, जहां पर इसका मतलब क्या बताया बेटा? वॉल्यूम ऑफ द गैस, ये होगा बेटा वॉल्यूम एट STP, ये होगा प्रेशर। और यहाँ पर देखो क्या बताया गया, सिंपल सॉल्युबिलिटी ऑफ, ये ऑफ होगा, गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट। एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट, ठीक है? बस ये जानकारी के लिए दिए बेटा। आपका मेन खेला यहाँ से शुरू होगा। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, याद है? द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। अच्छा बताओ, तो थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे हैं, 2 मिनट भूल जाओ इसको। सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड के मामले में
सॉल्युबिलिटी के साथ टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था या इनवर्सली प्रोपोर्शनल था? बोल। सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दोनों था। भूल गए ग्राफ? दुटो था। ऐसे भी था, ऐसे था, याद आता ग्राफ? हाँ 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 दोनों था ना? हाँ लेकिन सॉल्युबिलिटी इन गैस के मामले में याद रखना कि सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑलवेज, क्योंकि यहाँ पर ऑलवेज एक्सोथर्मिक पाया गया है। क्योंकि आपको यहाँ बताया गया था, अगर डायरेक्टली तो समझ जाना ये एंडोथर्मिक है और इनवर्सली तो समझ जाना एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक पाया गया है। और हाँ, इसका इसके ऊपर कई सारा क्वेश्चन, कई सारा एग्जाम्पल मिलेगा, ये यहाँ ध्यान से देखना, सुनना, ध्यान से देखना। आपके डेली लाइफ से एक एग्जाम्पल पढ़ रहे कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड किस तरीके से इफेक्ट करता है टेम्परेचर के साथ। ये क्या बोल रहा है उसको सुनने की जरूरत नहीं बेटा, मेरा कमेंट्री देखो। यहाँ पर 3 तरह का आपको बॉटल दिख रहा है, हाँ दिख रहा है? तो अब सुनो, ये हाँ 3 तरह का बॉटल में, ये जिसके हाथ में एक बॉटल दिख रहा है आपको, ठीक है, ये आप हाँ। समझ लो कि एक नॉर्मल टेम्परेचर पे कोल्ड ड्रिंक्स है, ये कोई एक एरेटेड ड्रिंक्स है, मान लो उसका लेबल हटा दिया गया, हाँ। मान लो ये स्प्राइट है या समथिंग लाइक दिस जो व्हाइट कलर का होता है, व्हाटएवर। इसको हम लोग कार्बोनेटेड ड्रिंक भी कहते हैं, याद है ना, पढ़े हैं सब? हाँ हाँ है ना, कार्बोनेटेड ड्रिंक भी कहते हैं। अब देखो ये जो यहाँ पर रखा हुआ है, इसके ऊपर दिख रहा है, इसके ऊपर ये वाला, हाँ ठीक है ना, ये क्या पता है, ये गर्म किया जा रहा है उसको, तो इसका मतलब इसका टेम्परेचर ज्यादा है। और ये वाला देखो हाँ। आइस में, बर्फ में रखा हुआ, यानी इसका टेम्परेचर कम है। तो 3 कंडीशन क्या है बेटा, ये रूम टेम्परेचर पे है, ये हाई टेम्परेचर पे है, और ये लो लो टेम्परेचर पे, टेम्परेचर। यही है ना? हाँ ठीक है। अब देखो यहाँ पर 3 अलग अलग कंडीशन पे, सबसे पहले क्या देख रहे बेटा हम लोग, कौन वाला है ये? रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर। देखो क्या हुआ, बबल्स बाहर आया, ये बबल का मतलब कौन बाहर आया? गैस बाहर आया, गैस। हाँ, है ना? तो बोल, गैस के साथ थोड़ा लिक्विड। गैस तो लिक्विड तो रहेगा, गैस बाहर आ रहा है ना, बबल्स बाहर आने का हाँ। मतलब कौन बाहर आ रहा है? बोल, गैस बाहर। गैस बोलो, गैस का हाँ। बाहर आने का मतलब सॉल्युबिलिटी बढ़ रहा है या घट रहा है? घट रहा है, गैस तो बाहर आ रहा है। घट रहा है ना, गैस निकल रहा है मतलब हाँ। सॉल्युबिलिटी घट रहा है, ठीक है। हाँ चलो अब देखो हम लोग किस कौन सा लिए, आइस वाला टेम्परेचर। हाँ। अब यहाँ पे तुम लोग को क्या लगता है, खोलने पे गैस तेजी से निकलेगा या नहीं निकलेगा? नहीं निकलेगा सर, क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि टेम्परेचर घट गया तो सॉल्युबिलिटी अभी हम बढ़ लोग क्या गया। पढ़े, टेम्परेचर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब टेम्परेचर हाँ। जितना कम रहेगा सॉल्युबिलिटी उतना ज्यादा होगा। तो इसका ज्यादा मतलब होगा, इसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो बाहर नहीं आएगा, अंदर ही रह जाएगा। हाँ। चलो देखते हैं कैसा होता है। कुछ खास ज्यादा डिफरेंस है, समझ में आ रहा? हाँ हाँ तेजी हाँ से निकला, थोड़ा बहुत निकला, हाँ वो थोड़ा बहुत क्यों निकला, वो प्रेशर एक फैक्टर है, वो बाद में बात करेंगे। हाँ। ठीक है, प्रेशर। इसका हाँ मतलब कंपैरेटिवली यहाँ पर गैस बाहर नहीं निकला, हाँ है ना? हाँ इससे क्या प्रूफ हो रहा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल प्रूफ हो रहा है। हाँ 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 टेम्परेचर बिल्कुल। कम था, सॉल्युबिलिटी ज्यादा, है ना? अब अगला हाँ। बॉटल पकड़ते देख, गर्म किया हुआ, व्हाट डू यू से? बहुत टेम्परेचर ज्यादा हाई है, जल्दी। बहुत हाँ, ज्यादा सॉल्युबिलिटी ज्यादा कम होगा, निकलेगा। तो गैस अंदर रहना चाहेगा कि बाहर भागेगा? बाहर भागना चाहिए, बाहर बाहर भागना चाहेगा। तो हाँ। अब समझ लो क्यों चश्मा पहना हुआ, देख ले इतना देर से जो चश्मा पहना हुआ ना। अरे बाप रे। तो बोल, इस वीडियो से प्रूफ हुआ, समझ में आ रहे, सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर गैस इन लिक्विड। हाँ हाँ हाँ। ये हमारे डेली लाइफ में आप चाहो तो ट्राई करके देख सकते हो घर पे, ठीक है। मम्मी मारेगी सर। खा लेगा कौन सा नया का, तुमको ऐसा लग रहा है जैसे मेरा बहुत शरीफ बच्चा है, कभी मारी नहीं खाया है। चलो अगला टॉपिक क्या बेटा, पढ़। Effect of pressure on solubility. गैसिंग लिक्विड। प्रेशर। आप लोग कभी डेली लाइफ में कभी ऐसा एक्सपीरियंस किए बेटा? हम तो हमेशा किए। आप लोग चाहे 2 मिनट अड्डा मारेंगे रे, बात सुनेगा। बोल तो आप लोगों में से जरा सुने, किसका कौन कौन सा फेवरेट कोल्ड ड्रिंक्स है, या कौन यहाँ पर है जो बोलता नहीं सर हम कोल्ड ड्रिंक्स पीता ही नहीं है? फटाफट बोल तो देखे जरा, कौन कौन है? सर मेरा माउंटेन ड्यू है। मेरा स्प्राइट। नया थम्स अप। थम्स अप। और दरक्षा बेटा? खुशबू बेटा? सर मेरा जूस फेवरेट। अच्छा, आप में से यहाँ कोई है, सोनक, तजीम, क्या आप लोग कोल्ड ड्रिंक्स पीते नहीं हो? सर माजा कोल्ड ड्रिंक में है। हाँ, नहीं माजा नहीं, सॉरी नहीं, ये एक अच्छा पॉइंट है। ऑफ कोर्स माजा भी कोल्ड ड्रिंक के अंदर में आएगा। मेरा क्वेश्चन होना चाहिए था एरेटेड ड्रिंक्स या कार्बोनेटेड ड्रिंक्स,
मेरा क्वेश्चन ये होना चाहिए। हाँ हाँ, माउंटेन ड्यू है मेरे बहुत लोग हेल्थ पास। कॉन्शियस होते हैं, बोलते नहीं ये नहीं पीना है, ये हेल्थ के लिए बहुत खराब है। ऑफकोर्स खराब है, लेकिन पीने वाले पीते हैं। मेरा फेवरेट भी बेटा थम्स अप। तो सुनो, हम अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किए कि अगर आप एक थम्स अप का बॉटल ना बेटा नॉर्मल जो फ्रीज में नहीं रखा हुआ, बाहर दुकान पे ऐसे ही रखा हुआ, वो बॉटल पी करके देखो, और एक फ्रीज में रखा हुआ जो चिल्ड है उसको पी करके देखो, बोलो तो आपके टंग पे जो झंझनाहट का फीलिंग होता है, टिंजीनेस फीलिंग, किसमें ज्यादा हाँ, होता है? जब वो टेम्परेचर चिल्ड वाला में सर, चिल्ड वाला में तो चिल्ड होने का मतलब जानते हैं क्या होता है? उसमें CO2 इज मोर डिसॉल्व, और ये जो मोड डिसॉल्व। टिंजी हाँ फीलिंग है ना बेटा, ये टिंजी फीलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है डिसॉल्व CO2। जितना हाँ ज्यादा सर, आपको टिंजी फीलिंग होगा बेटा, समझ जाना उतना ज्यादा CO2 डिसॉल्व है। तो इससे भी आपको ये प्रूफ हो रहा है कि अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो सॉल्युबिलिटी घट रहा है, अगर टेम्परेचर को कम कर दे रहे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जा रहा है, यानी मोर हाँ CO2 डिसॉल्व। मोर CO2 डिसॉल्व का मतलब मोर टिंजीनेस फीलिंग, है ना? ये उसी सर। तरीके से एक और आप लोग कभी एक्सपीरियंस किए, ध्यान से सुनना, कि आप एक बड़ा वाला 2 लीटर का बॉटल लाए। जनरली ये 2 लीटर का बॉटल तब लाते लोग जब ज्यादा गेस्ट होते, लेकिन आप लेकर के आए, बॉटल को खोले, 2 बॉटल लाए, एक बॉटल को खोले बेटा, सपोज करो यहाँ तक खाली कर दिए या यहाँ तक खाली कर दिए, बाकी इतना ड्रिंक उसमें है, वापस से कैप लगा करके फ्रिज में रख दिए। नेक्स्ट डे, ध्यान से सुनना बात को, नेक्स्ट डे ये बॉटल जो अभी तक एक बार भी नहीं खुला है, और ये बॉटल जो कल आधा खोल करके पी करके फिर वापस बंद करके रखा गया है, दोनों सेम टेम्परेचर पे, टेम्परेचर कांस्टेंट है। बोल दोनों को पीने पे किससे ज्यादा टिंजिनेस फीलिंग मिलता है? पहला जो वाला नया जो बॉटल नहीं है। खुला है। वाला नया। नया वाला बॉटल ना? हाँ हाँ सर, नया जानते वाला। हो क्यों? क्योंकि कल जब प्रेशर खुला ज्यादा बॉटल तो खुलने का मतलब बोल प्रेशर घट गया। घट ओमेगा गया। क्योंकि याद रखना, जितना भी कोल्ड ड्रिंक्स का बॉटल पैक किया जाता है वो बहुत हाई प्रेशर में पैक किया जाता है, तो प्रेशर घट गया। तो प्रेशर घटने का मतलब क्या हो रहा है बेटा? सॉल्युबिलिटी भी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज। घट जाएगा। इसी वजह से इसका टिंजिनेस कम रहता है, लेकिन इसमें टिंजिनेस ज्यादा मिलता है। तो अगला 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 से क्लियर है बेटा? पढ़ो तो अगला क्या कहता है, पढ़ो। प्रेशर इंक्रीजेस सॉल्युबिलिटी ऑफ। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हाँ और लॉजिक भी समझो, जितना ज्यादा प्रेशर बढ़ाएंगे तो गैस मॉलिक्यूल जो है बेटा वो उतना ज्यादा देख पानी के अंदर डिसॉल्व या सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होता चला जाएगा। ठीक है? हाँ। अब देखो, जैसे कि ये बात की है ना, कोल्ड ड्रिंक्स जो होता है बेटा, जो हाई प्रेशर में पैक किया हुआ रहता है वो ज्यादा CO2 डिसॉल्व। ज्यादा। अब अगला है हेनरीज लॉ। ध्यान से सुनेगा लॉ क्या कहता है। इस लॉ को बेटा 2 बार पढ़ेंगे हम लोग। पहले देखो क्या पढ़ेंगे, हेनरीज लॉ इन टर्म्स ऑफ सॉल्युबिलिटी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो देखो टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा गया, क्या बोला? मोलर सॉल्युबिलिटी। तो ये क्लियर कर दिया, इसका यूनिट क्या होगा बोल? मोल पर लीटर। ठीक है ना? मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स पार्शियल। पार्शियल। और सिंबल के हिसाब से सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर। सॉल्युबिलिटी इज इक्वल्स टू KH, where this KH is known as हेनरीज कांस्टेंट। हेनरीज कांस्टेंट। और हेनरीज कांस्टेंट का यूनिट पे थोड़ा सा ध्यान दो, इंपॉर्टेंट है। क्यों है बोल तो? KH का मतलब होगा S/P। हाँ। S का यूनिट क्या होगा? मोल पर लीटर। ये ऑलवेज इन और एटमॉस्फेयर। इसका होगा ATM। ATM। हाँ यूनिट क्या बनेगा? देख लो, ये बनेगा यूनिट, हाँ सर। बिल्कुल सर। हाँ है ना? यूनिट पे बात क्यों करे? देख अगला को फिर से देख, अगेन हेनरीज लॉ इन टर्म्स ऑफ इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन। और यहाँ पे भी टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा गया है। लॉ क्या बोल रहा है? अगेन प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल मोल फ्रैक्शन। फ्रैक्शन। तो पिछला था सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, इस बार प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन। अगेन प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए कांस्टेंट, ये रहा कांस्टेंट। लेकिन अगर इस कांस्टेंट का यूनिट पे बात करेंगे तो देख तो इसका क्या होना चाहिए? KH का मतलब क्या होगा? प्रेशर का यूनिट। अब प्रेशर का होगा ATM है, मोल फ्रैक्शन का यूनिट बोल। यूनिटलेस सर। आंसर ATM हो जाएगा। ठीक है? हाँ सर। तो क्वेश्चन में KH का यूनिट से आपको पता चल जाएगा कि आपको प्रॉब्लम इस फॉर्मूला से बनाना है या इस फॉर्मूला से पहला बनाना वाला। है। समझ में आ रहे? यस सर। ये का यूनिट आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, वो आपको आइडिया देगा कि लॉ के हिसाब से अगर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देगा बेटा तो क्या। लेकिन दोनों में मोटा मोटी बात सिंपल है, प्रेशर बढ़ाएंगे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा। ठीक है? हाँ अब yes, एप्लीकेशन पे कुछ क्वेश्चन आएगा बेटा, सुन ले। पहला एप्लीकेशन दे क्या बोलता है, पढ़, बता दिए।
हाँ सर। हाँ ठीक है, सर। हाँ अगला सर। देखो क्या है, ये देखो, आप लोग स्कूबा डाइविंग इस तरीके का कभी वर्ड सुने हैं? हाँ सर। हाँ सर। हाँ हाँ? सर। लेकिन ये हाँ। स्कूबा डाइविंग नहीं बेटा, यहाँ पर डीप सी डाइविंग, डीप सी, समंदर के गहराई में एकदम। तो बोल, समंदर के नीचे अगर हम लोग जाएंगे एकदम समंदर के नीचे, ये देख एकदम पानी के अंदर, नॉट स्कूबा, डीप सी, डीप सी, समंदर के नीचे, तो बोल तो प्रेशर हमारे ऊपर बढ़ेगा या घटेगा? बहुत बढ़ जाएगा। बहुत बढ़ेगा। बढ़ जाएगा। तो हमारे ब्लड के अंदर में, बॉडी के अंदर जो ब्लड है, ब्लड के अंदर में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, बोल इन लोगों का सॉल्बिलिटी बढ़ बढ़ बढ़ेगा। जाएगा। तो हाँ। ऑक्सीजन का बढ़ेगा, ठीक, नाइट्रोजन का बढ़ेगा तो गड़बड़ है हाँ हाँ है ना? अब देखो क्या, थोड़ी देर के लिए तो ठीक है बेटा, लेकिन होता क्या है कि जब लोग डीप सी डाइविंग में जाते हैं तो उन लोग को एक इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि डोंट कम डायरेक्टली अपवर्ड, डायरेक्टली मत आओ, इधर घूम घूम कर धीरे धीरे करके ऊपर आओ, क्योंकि अगर आप ऑल ऑफ अ सडन ऊपर आओगे तो बोल ऊपर आते ही प्रेशर एकदम से कम हो जाएगा। हाँ तो सर। अचानक से नाइट्रोजन बाहर निकलने का कोशिश करेगा बेटा। हाँ उस टाइम में आपका हाथ पांव पूरा अकड़ जाएगा बेटा। अगर इस वक्त आप क्लास में होते तो हम डेमो करके दिखा दिए होते। ऐसा अकड़ेगा कि आप टेढ़ा हो जाओगे, और उसको इस नाम से पुकारा गया है, डिजीज है जिसका नाम है बेंस डिजीज। इट कॉजेस अच्छा। बेंस। व्हाई? आपके पास ये पूरा स्टेटमेंट है जो हम बोले बेटा, पढ़कर देख लें, है ना? ट्राइज टू कम रैपिडली, प्रेशर डिक्रीज करेगा, नाइट्रोजन गैस वापस आना चाहेगा ब्लड के बाहर, वो एक बेंट कॉज करता है। जिसका उपाय किया गया, टू अवॉइड बेंट डाइवर यूजेस ऑक्सीजन डाइल्यूटेड विथ हीलियम, हीलियम। लेस सॉल्युबल इन ब्लड। सभी तो एक अलग तरह का ये इसका उपाय था। ठीक है, चलो अब ये पढ़ो, देखो क्या है। अब बोलो अगर ऊंचाई पे चले जाए, हाइट पे, तो बोलता हाइट पे प्रेशर ज्यादा होता है या कम होता है? कम होता वहां पे भी कम होता है। तो प्रेशर कम होगा तो हमारे ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन उसका सॉल्युबिलिटी भी घट जाएगा। हाँ। तो ऊपर चढ़ के हाँ। क्या बोलेगा? आई नीड मोर ऑक्सीजन। हाँ। और इस डिजीज का नाम हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया। हाँ। ठीक है, तो ये Yes, सब sir. वर्ड याद रखिए, आपका स्कूल एग्जाम में ये सब पूछेगा। आपको लिखने को आ सकता है कि गिव एन एग्जांपल और एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। तो आपको कितना एग्जांपल दिखाए बेटा? एक हाइपोक्सिया वाला दिखाए, एक आपको बेन डिजीज वाला बताए, और एक कोल्ड ड्रिंक्स वाला बात की। डिजीज का नाम याद रखना पड़ेगा। हाँ पूछ सकता है बेटा, पूछा एनसीईआरटी बुक में, आप देखो शायद पीछे क्वेश्चन इस तरीके का मिलेगा आपको। ठीक है, ठीक है। अब आ जाओ लिमिटेशन। हेनरीज लॉ कहाँ एप्लीकेबल नहीं है, वो एप्लीकेबल ओनली टू आइडियल गैस एंड एप्लीकेबल एट लो प्रेशर। ये याद रखना। और उस तरीके का गैस पे एप्लीकेबल है जो आयोनाइज नहीं करेगा सॉल्वेंट में जाने के बाद, या उसके साथ रिएक्ट नहीं कर जाएगा। ओके। चलिए, क्या हेडिंग है? वेपर प्रेशर। देखो इस चैप्टर में ना कई सारा मिथ है बेटा बच्चों में। जैसे कि आज चैप्टर शुरू होने से आप लोगों को हम कई सारा बातचीत बोले, ठीक है, कि जैसे सॉल्यूट और सॉल्वेंट को लेकर के क्या आपको सोचना है, कैसे सोचना है, क्या है नहीं है। एक दो क्वेश्चन पे और बात करते हैं, फिर जवाब देना। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए कि वाटर को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए किस टेम्परेचर का जरूरत पड़ेगा? ऑप्शन सुनेगा, -10 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, मोर देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड। आंसर दो। मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस। बोलो रे, आंसर बोल। मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस। है ना, मोर देन 100 होगा। हाँ सर। ठीक है, करेक्ट आंसर होगा बेटा चारों है। अब यहाँ पर फंडामेंटल समझ, बोले ना मिथ है बेटा, मिथ समझ ले। यहाँ सुन, ये वेपराइजेशन होता क्या है? तो बेटा ये एक सरफेस फेनोमेना है। हाँ। होता क्या सरफेस पे? सिंपली लिक्विड फेज गैस फेज में कन्वर्ट हो जाता है, दैट्स ऑल। ठीक है, अब सवाल का जवाब देना, ध्यान से सुनना। अगर आपके घर पे तालाब है
तो क्या आपका तालाब का पानी वेपर में कन्वर्ट होता है गर्मी में, सर्दी में, मौसम में, किसी भी मोमेंट पे? बोलो। गर्मी Oil. नहीं सर। अरे सर्दी में भी होता है, हर और में- मौसम में होता है पानी वेपराइज। हाँ, लेकिन हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते आइडेंटिफाई, सर्दी। मेरा बात वो नहीं है। अगर आपका आंसर है ग्रेटर देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो मेरा क्वेश्चन है कि तालाब में कौन नीचे स्टोव जला के बैठा हुआ है गर्म करने के लिए 100 डिग्री पे वेपर होगा? नहीं ना, हम नहीं। ठीक है। हाँ। इवन आप कोल्ड कंट्रीज में चले जाओ, क्या वहां पानी वेपर में? अगर इस हिसाब से तो फिर बेटा बारिश ही नहीं होगा, हाँ सर। है ना? हाँ सर। तो व्हाट इज एट व्हाट टेम्परेचर? आंसर है एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पे। ऑफ कोर्स टेम्परेचर इफेक्ट करेगा, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा रेट ऑफ वेपराइजेशन ज्यादा होगा, कम होगा हाँ। तो कम होगा, लेकिन वेपराइजेशन तो होगा। समझ रहे हैं बात? हाँ सर। ठीक है। यहाँ पर कुछ फंडामेंटल बात है बेटा, ध्यान से सुनेगा ये सब। तो एक तो बेटा ये मिथ समझ ले कि वाटर क्यों, एनी लिक्विड कैन बी वेपराइज एट एनी टेम्परेचर, गॉट इट? यस सर। लेकिन रेट पे असर पड़ेगा, ये एक चीज याद रखना। दूसरा क्वेश्चन, डिफाइन बॉइलिंग पॉइंट। temperature at which the atmospheric pressure and vapor equals. बिल्कुल सही बोली बेटा, एकदम एग्जैक्ट फंडामेंटल है। जिनको मालूम है Yes, ठीक sir. नहीं है बेटा सुन ले। बॉइलिंग पॉइंट क्या है? टेम्परेचर है। कैसा हाँ। टेम्परेचर है? ऐसा टेम्परेचर है जिस वक्त वेपर प्रेशर और और atmospheric एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल हो जाए। इसका क्या मतलब हो रहा है? ध्यान से देख, डायग्राम लास्ट साइड में देख। मान लो यहाँ पर पानी है। पानी से पहले एक और क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर कितना है? आंसर बताना। 100 डिग्री से 10 डिग्री सेंटीग्रेड, -10 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। आंसर बोल। 100 डिग्री सेंटीग्रेड 100 degree Celsius. होगा? हाँ। समझ रहे थे? देख बोले ना मिथ है बेटा, मिथ क्लियर कर ले, कहाँ कहाँ फंसा हुआ तुम लोग। अब सुनो ये कैसे हुआ। Just a freezing point. अगर सुनो सुनो, आपको या तो आपको काउंटर क्वेश्चन होना चाहिए था, सर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर, आप तो बोले नहीं कि एट व्हाट प्रेशर। इसकी डेफिनेशन है बेटा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर एट 1 atm, देन आंसर इज 100। ये चेंज होगा बेटा, बदल जाएगा। सो बॉइलिंग पॉइंट पे प्रेशर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। कौन सा प्रेशर? ए देख बाहर, आप कहाँ रख कर पानी को गर्म कर रहे हैं, बॉयल कर रहे हैं, आप लोकेशन क्या है, हाँ। वहां का एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, इस कंसेप्ट को समझेगा Okay. बेटा। बॉइलिंग पॉइंट को समझाने जा रहे, समझेगा? समझ रहे? तो पहले फंडामेंटल दिमाग में बैठा ले। बोल फंडामेंटल क्या, व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? जवाब सुन। सर बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे एक लिक्विड का वेपर प्रेशर और जिस जगह पे रख करके उसको गर्म किया जा रहा है वहां का एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर बराबर हो जाए तो लिक्विड बॉयल करना शुरू कर देगा और उस टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट कहा जाएगा। ये फंडामेंटल है, समझा रहे? यस सर। ठीक है, तो वापस से समझ देख, इस डेफिनेशन का मतलब एक एग्जांपल से समझाने का कोशिश करे, समझेगा। देख, मान लो आप एक ऐसे जगह पर है जहां का प्रेशर 1 atm है। देख तो 1 atm ठीक लिखे हैं? बोलेगा हाँ यही। ठीक लिखे है? हाँ सर यही तो 1 atm है। ठीक है, ठीक है। अब सुन, वेपर प्रेशर, थोड़ी देर पहले आपको हम समझा दिए वेपर का मतलब क्या था। थोड़ी देर पहले आपको हम बताया किसी भी टेम्परेचर पे वेपर को बनाया जा सकता है ना? किसी भी टेम्परेचर को चाहो तो आप ऐसा कर सकते हो, एक प्याला पानी ले लो, अभी पानी में एक प्याला पानी लेकर के इतना तक पानी भर दो, रख दो, 2 हफ्ते के बाद जाकर के प्याला में देखना, बोल पानी का लेवल उतनी रहेगा या कम हो जाएगा? कम हो जाएगा, वेपर बना। ठीक है, इस वेपर का जो भी प्रेशर होगा उसका नाम वेपर प्रेशर। ये सिंपलेस्ट लैंग्वेज है बेटा, बुकिश लैंग्वेज नहीं। वेपर प्रेशर याद रखने का सिंपल लैंग्वेज। बुकिश लैंग्वेज के हिसाब से देख ले डेफिनेशन क्या होता है। बुकिश लैंग्वेज के हिसाब से होता है कि वो प्रेशर वेपर का होगा जो एग्जर्ट करेगा इक्विलिब्रियम पे। अब यहाँ इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो रहा है वो समझ। ये देख, बोलना, ये पानी का बोतल, यहाँ तक पानी भर दिया बेटा, बोल। हाँ। 1 महीने के बाद आकर देखेंगे पानी का लेवल इतनी रहेगा या कम हो जाएगा?
सर थोड़ा कम हो कम जाएगा। कम हो फिर जाएगा। आगे का सुन, ढक्कन लगा दिए, टाइट करके बंद कर दिए, 1 महीने के बाद वापस आकर के देखिए, अब बोल क्या दिखेगा? वेपर्स ऑलमोस्ट साइड सेम में लेवल। सेम ही देखा रहेगा। सर, यहाँ पर वाटर ड्रॉपलेट्स दिखेगा। किया है कभी हाँ, बेटा? droplet experience किया है, देखा है? हाँ हाँ है ना? हाँ सर, तो वाटर हाँ और ड्रॉपलेट का मतलब क्या हुआ? वो वेपर बना, हाँ, और कंडेंस फिर हुआ, कंडेंस कर फिर दिया। वेपर बना, कंडेंस हुआ। तो यहाँ पर हाँ। एक मूवमेंट आएगा जब रेट ऑफ इवापोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन इक्वल। उसको इक्विलिब्रियम का नाम दिया गया। समझ रहा लैंग्वेज? यस सर। बुकिश लैंग्वेज है, समझेगा। सिंपल लैंग्वेज में वेपर प्रेशर का मतलब क्या? मतलब भैया जो वेपर बनेगा उसका जो प्रेशरवा होगा वो होगा वेपर प्रेशर। लेकिन बुकिश हाँ। लैंग्वेज के हिसाब से क्या? एट इक्विलिब्रियम जो भी प्रेशर एग्जर्ट करेगा वेपर के द्वारा, दैट विल बी कॉल्ड वेपर प्रेशर। समझा बे? यस सर। हाँ ठीक है, तो अब आओ लॉजिक से समझो हाँ। बात को, लॉजिक से समझो। तो ये ले लिए पानी का बेटा कंटेनर, एक ऐसा जगह पे बैठे हुए जहां पर 1 atm प्रेशर है। देख तो ठीक लिखे 1 atm प्रेशर, हाँ सर। हाँ है ना? सर। और इसको यहाँ पानी लिए और ये पानी को हीट करना शुरू किया। जैसे जैसे हीट करेंगे वेपर बनेगा। तो इस वेपर का अपना एक प्रेशर होगा, उसी का नाम वेपर प्रेशर होगा। हाँ। तो मान लो शुरू में वेपर बना, उसका प्रेशर 10 सेंटीमीटर, आप और हीट दिए, और वेपर बना 20 सेंटीमीटर, और हीट दिए 30 सेंटीमीटर। करते करते एक ऐसा मोमेंट आया जब यहाँ जो भी वेपर बन रहा उसका प्रेशर कितना हो गया बेटा? 76 सेंटीमीटर। और बाहर का भी हाँ, प्रेशर क्या है? 76 सेंटीमीटर। हाँ, वो जैसे ये बॉइलिंग मोमेंट पॉइंट। पहुंचेगा, लिक्विड आप देखोगे बॉइलिंग पॉइंट, बॉयल करना हाँ। शुरू कर देगा। दिस इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। समझा रे? हाँ सर। अब सुन, अगला बात सुन। याद कर, नर्सरी में थे आप लोग, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड से हो या आईएससी बोर्ड से हो, तो आपका सवाल था खाना जल्दी कहाँ पकेगा, शिमला में या दिल्ली में? लेकिन अगर आप वेस्ट बंगाल बोर्ड से थे तो आपका क्वेश्चन था खाना जल्दी कहाँ पकेगा, दार्जिलिंग में, कोलकाता में। पढ़ा ये क्वेश्चन? हाँ सर। हाँ सर। है सर, वेस्ट बंगाल बोर्ड। चल ना जवाब देना इसका, ये तो आपको पढ़ कर आया बेटा। दिल्ली और कोलकाता में। दिल्ली। हाँ सर। तो चलो इसको समझते कहाँ पर होगा, ऊपर होगा कि नीचे होगा? सवाल यही है, खाना जल्दी कहाँ बनेगा, ऊपर कि नीचे? तो चलो देखते हैं, ऊपर और नीचे समझते हैं। उससे पहले एक और सवाल ध्यान से सुनेगा, ये देख ध्यान से सुनेगा। ये रहा पानी, बॉयल कर रहा पानी, बुदबुद बुदबुद पानी बॉयल कर रहा, ठीक है? और सुश्री का अपना हाथ इसके अंदर डाल दिया। बोल, सुश्री का हाथ जलेगा कि नहीं? हाँ सर, हाँ सर। थोड़ा तो छक्का लगेगा सर। अगर ये रजनीकांत का हाथ होता तो पानी जल जाता, हाँ सर, वो बिल्कुल। है ना? हाँ सर। तो चलो देखते हैं, इस सवाल का भी जवाब ढूंढते हैं कि उबलता हुआ पानी में अगर हाथ डालते हैं तो हाथ जलेगा कि नहीं। ठीक है, आओ एक साथ कुछ मजेदार चीज देखते हैं। सुनेगा, ध्यान लो, ढक्कन लोग ध्यान से सुनेगा। सोच लो कि हम लोग सी लेवल पे बैठे हुए हैं, ठीक है, और उससे ऊपर जाना शुरू किए। सी लेवल पे आपका प्रेशर 76 सेंटीमीटर है। बोलो, ऊपर जाने पर प्रेशर कम होगा या बढ़ेगा? कम हो। कम होगा। काम होगा। मान लो एक ऐसा जगह पर है जहां पे प्रेशर 65 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी है। तो अब बोल, नीचे जब हीट करेंगे तो तब तक हीट करेंगे जब तक कि यहाँ का प्रेशर 76 नहीं हो जाए, और यहाँ पे जब हीट करेंगे तो तब तक हीट करेंगे जब तक कि प्रेशर यहाँ का 60। वो तो कहाँ ज्यादा हीट देना होगा, ऊपर की नीचे? नीचे। नीचे ज्यादा हीट देना नीचे। होगा, है ना? नीचे हीट ज्यादा देना होगा। ठीक है, चलो और ऊपर चलते हैं। ऊपर 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 ऊपर, इतना ऊपर आ गया बेटा कि यहाँ का प्रेशर मान ले 10 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी है। तो बोल, यहाँ पे जो भी हीट करेंगे, पानी मान ले, पानी की बात कर, बोल सर कम हाँ, हीट बहुत थोड़ा सा हीट जल्दी देंगे, हो थोड़ा सा जाएगा। वेपर का कम वेपर प्रेशर हाँ। है ना, थोड़ा हीट। हाँ हाँ। ठीक, हाँ। तो यहाँ पर इसका मतलब हीट आप कम दे रहे हो, ठीक है ना? और ऊपर चल, जगह नहीं हम लोग चेंज कर लिए। और ऊपर कहाँ चला गया? स्पेस में। ध्यान से सुनेगा, नो प्रेशर 0 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। अब लिया पानी, बोल তো এমনি বয়েল করবো। এমনি Mix বয়েল का করবে, जरूरत এক্স্যাক্টলি नहीं। এমনি বয়েল করবে। हाँ। बोल, डेफिनेशन फिट करना बेटा।
डेफिनेशन क्या बोलता है, जब तक लिक्विड का वेपर प्रेशर और बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल नहीं हो जाए। तो भाई बाहर का प्रेशर 0 है तो अंदर लिक्विड को हीट करने का जरूरत भी नहीं, इसका भी 0, लिक्विड जरूरत बॉयल नहीं। करेगा कि नहीं बोल। हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। आप यकीन मानो स्पेस में लिक्विड बॉइलिंग शेप में दिखेगा, लेकिन उसके अंदर हाथ डालो हाथ को कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर हीट तो गया ही नहीं, हीट तो नहीं है। हाँ है ना, वो तो हीट तो गया ही नहीं यहाँ पर। हाँ। तो बोल, उबलता हुआ पानी में हाथ डालने से हाथ जलेगा? अगर वो स्पेस कंडीशन पे पड़ेगा। डिपेंड कंडीशन करता है। क्यों, आपको स्पेस पे क्यों, यहाँ पे भी चले जाओ बेटा, नहीं मिलेगा। 10 समझ आया, 10 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी बहुत कम प्रेशर है, हल्का सा हाँ। सुसुम गर्म में बॉयल करना शुरू कर देगा। हाँ लेकिन सुसुम गर्म में तुम रान्ना करने बैठेगा तब तो बेटा वो सुना है बिरबल का खिचड़ी बनेगा। हाँ 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 बने सर। आप लोग बिरबल का खिचड़ी जो कभी तैयार नहीं हो सकता, बने बनाते हाँ। रहो। तो इससे क्या प्रूफ हुआ बेटा, खाना जल्दी कहाँ पकेगा? नीचे प्रेशर नीचे, है? जहाँ ज्यादा होगा। नीचे। समझे बेटा बात, ये सब समझ में आया? हाँ ठीक यस है। हाँ सर। सर। तो प्रेशर, और आप लोग एक मजेदार चीज बता दे रहे हैं, स्पेस में ना पानी को लेकर के अगर आप देखोगे ना तो पानी आपको बॉयल होता हुआ दिखेगा, लेकिन उस पानी को आप खाली उड़ा करके फेंक दो स्पेस में, पूरा फ्रीज कर जाएगा, इंस्टेंट फ्रीज कर जाएगा। पता है ये बात? हाँ Yes, आप sir. चाहो तो इसका वीडियो यूट्यूब में खोज सकते हो, मिलेगा आपको। स्पेस का तो नहीं है बेटा, लेकिन एक ऐसा पहाड़ी इलाके का है जहाँ पे टेम्परेचर बहुत लो है। बोलो ना, स्पेस पे टेम्परेचर लो होगा कि हाई होगा? लो। टेम्परेचर लो काफी होगा, लो होगा बहुत बेटा वहाँ पे, बहुत है ना? लो। बहुत लो। हाँ हाँ। तो बेटा जैसे ही आप पानी को हवा में उड़ाओगे तो पानी भले ही उबलता हुआ दिख रहा है, लेकिन उसमें तो हीट है नहीं। हाँ। और बाहर हाँ। आते जब लो टेम्परेचर में आएगा तो उसका एक एक पार्टिकल तुरंत फ्रीज कर जाएगा। हाँ। यूट्यूब में देखना, एक वीडियो देखने को मिलेगा कि एक आदमी बहुत ठंडे इलाके में बॉइलिंग वाटर मग में लेकर के जैसे ही हवा में उड़ा रहा, वो पूरा का हाँ पूरा हाँ बेटा सर, वो देखा पूरा। सर। हाँ। बना रहा, स्नो क्लाउड। देखा कभी ऐसा वीडियो? नो क्लाउड। हाँ हाँ सर। सर। इसी मैकेनिज्म पे काम कर रहा है। हाँ मतलब बॉइलिंग वाटर लिया था सर, एकदम दिख रहा ठीक है, था, फिर भी पानी फ्रीज हो गया। समझ में आया बेटा इसका मतलब? यस सर। हाँ अब सर। क्या टॉपिक है बेटा? फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर। वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर। तो सुनो, हम लोग अभी बात क्या क्या की, बॉइलिंग पॉइंट का फंडामेंटल को समझे। तो बॉइलिंग पॉइंट पे कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बेटा? प्रेशर। प्रेशर। व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर? आंसर दे। वो प्रेशर पे डिपेंड करेगा सर। नहीं, ये स्टैंडर्ड आपको याद रखना है। अच्छा। 100 याद करके रखा है ना? हाँ हाँ स्टैंडर्ड यही रटा था ना कि सर 100 होता है, तो बेटा हाँ। आधा था, अधूरा था, कंप्लीट कर ले उसको। 100 ही याद होगा, स्टैंडर्ड वही है, लेकिन कंडीशन होगा एट 1 atm। अगर 1 atm नहीं बोलेंगे तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे तुम डाउट कर सकते हो। हाँ वैसे जनरली देखो क्या, जो स्टैंडर्ड होता है हम लोग 100 बोलकर चुप हो जाते हैं, मतलब बाय डिफॉल्ट इट इज 1 atm बाय डिफॉल्ट। लेकिन अगर हाँ। कंसेप्ट वाइज बात करेंगे तो आपको हमेशा ऐसे ही याद रखना। कि क्यों याद रखना है बेटा बता दे रहे, आपको जेई मेंस में क्वेश्चन पूछा था, ऐसी बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन था, आगे दिखाएंगे आपको चलकर। उस क्वेश्चन पे बॉइलिंग पॉइंट बोल दिया 80 डिग्री सेंटीग्रेड एट 720 mm, और किसी और चीज पे ले जाके प्रेशर पूछ रहा है। तो जब बॉइलिंग पॉइंट बोला तो इसका मतलब उसका भी वेपर प्रेशर है, यहाँ सेम होगा, उससे लॉजिक से सॉल्व होगा। तो डेफिनेशन याद रखेगा, ये कई जगह पर काम आएगा। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। पहले लॉजिक समझ लो। पहला लॉजिक क्या बताया, वेपर प्रेशर का मतलब क्या बोलेंगे, जो वेपर बना उसका जो भी प्रेशर होगा वो वेपर प्रेशर, सिंपल लैंग्वेज। अब लॉजिक से बोल, अगर वेपर ज्यादा बनेगा तो प्रेशर ज्यादा होगा। ज्यादा होगा, दैट्स ऑल। यही लॉजिक से सब बन जाएगा। आगे एक एक करके देख। पहला, हाँ सर, क्योंकि लो बॉइलिंग होगा चलो मतलब। समझते, यहाँ देखो, यहाँ देखो, चलो समझते, यहाँ देखो। मान लो एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट है, दो डिफरेंट पार्टिकल को हम दिखा, ठीक है ना, ये है। और इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज्यादा है, और यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम है। तो बोल, ये आसानी से वेपर में कन्वर्ट होगा कि ये आसानी से वेपर में कन्वर्ट होगा? सर लेफ्ट वाला जिसमें है ना? इंटरमॉलिक्यूलर। क्योंकि यहाँ पर आईएमएफ कम है, मतलब क्या, ये आसानी से छोड़ देगा, जा बाहर जाओ।
लेकिन हाँ, बेटा हाँ। यहाँ तो पार्टिकल आपस में आप फंसा हुआ एक दूसरे के साथ, आसानी से बाहर नहीं निकलेगा। तो जहाँ आईएमएफ हाँ। कम है वहां वेपर ज्यादा बना तो वेपर प्रेशर, तो बोल आईएमएफ के साथ वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। पहला लाइन समझ में आया? बिल्कुल सर। पढ़ लो इसको। चलिए, प्यूरिटी ऑफ लिक्विड, ये जबरदस्त है, ध्यान से सुनना। तीन कंडीशन दिखा रहे हैं आपको। 3 कंडीशन देखो, मान लो 3 सेम साइज का बीकर, साइज वगैरह सब कांस्टेंट मान के चलो इसमें एक चलो लिक्विड है, ये प्योर है, मान लो प्योर लिक्विड है, और इसमें बाहर से कुछ हम डाल दिए, और ये वो चीज पार्टिकल सॉल्यूट है, मान लो ये सॉल्यूट है, और ये कैसा सॉल्यूट है? ये सॉल्यूट वोलाटाइल है। डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वोलाटाइल? जो इजीली मतलब वेपर हो जाता है। जो इजीली वेपर हो जाता है ना। जैसे अगर आपसे एक हाँ। सवाल पूछेंगे कि पेट्रोल और केरोसिन में ज्यादा वोलाटाइल कौन है? सब पेट्रोल सर। पेट्रोल। आप लोग कभी एक्सपीरियंस किए पेट्रोल का 4-5 बूंद लेकर के हाथ के हथेली पे डालो, वो तुरंत वेपराइज हो जाएगा, वो एरिया पूरा ठंडा फील होगा आपको। हाँ। ठीक है ना, ये वोलाटाइल हो गया। तो एक ऐसा पार्टिकल है जो वोलाटाइल है, वो डाल दिए इम्प्यूरिटी के तौर पे, और मान लो यहाँ पर एक ऐसा पार्टिकल ले लिए जो नॉन वोलाटाइल है। ठीक है, ये इम्प्यूरिटी है यहाँ, नॉन वोलाटाइल। अब लॉजिक यूज करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। फिर से बोल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेपराइजेशन? सरफेस फिनोमेना, सरफेस का पार्टिकल है ना। हाँ। वेपर में हमेशा सरफेस पार्टिकल बाहर जाता है, यही है ना। हाँ। और जितना ज्यादा वेपर बनेगा उतना ज्यादा वेपर प्रेशर होगा। ठीक है, तो देख यस सर। इसका सरफेस प्योर है, एकदम प्योर लिक्विड है, ये पार्टिकल बाहर जा रहा है। अब इस तरफ आ, इसके सरफेस पे ऐसा है जो नॉन वोलेटाइल है। बोल, नॉन वोलेटाइल वेपर में कन्वर्ट होगा? नहीं कन्वर्ट होगा। नहीं। इधर वाला पार्ट तो वेपर नहीं बनेगा, तो ये वाला निकल पाएगा, ये निकल पाएगा, ये इतना। तो बोलो, इधर वेपर प्रेशर और इधर वेपर प्रेशर एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कौन ज्यादा कौन कम? तो नॉन वोलेटाइल प्योर वाला, प्योर वाला हाँ, ज्यादा, प्योर वाला ज्यादा। हाँ। ठीक है। अब इस तरफ आ जाओ, बोलो ये वोलेटाइल है, तो इससे पहले तो ये वेपर में भागेगा। हाँ, ये ज्यादा ये भी होगा भागेगा, सबसे। तो बोल यहाँ वेपर ये सबसे ज्यादा होगा, है ना। हाँ। तो इससे क्या समझ में आ रहा कि अगर वोलेटाइल इंप्यूरिटी हुआ तो वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, लेकिन अगर नॉन वोलेटाइल इंप्यूरिटी हुआ तो वेपर प्रेशर घट जाएगा विद रिस्पेक्ट टू प्योर। ये याद रखना, ठीक है ना। ये बढ़ेगा घटेगा, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, ये पॉइंट याद रखना। ठीक है। हाँ। अब एक लैंग्वेज बता रहे, सुन लो। आप जिस चैप्टर को पढ़ रहे बेटा, उस चैप्टर में ये आपका डिफॉल्ट है, याद रखना। अगर कुछ नहीं बोला है तो ये याद रखना कि एडिशन ऑफ इम्प्यूरिटी डिक्रीजेस, एडिशन ऑफ इम्प्यूरिटी डिक्रीजेस वेपर प्रेशर। ये स्टेटमेंट को रट जाओ। यहाँ देखो, रिड्यूसेस, लेकिन कैसा? नॉन वोलेटाइल। है, समझ में आ रहे? अच्छा देखो, यहाँ हाँ। पर एक और लैंग्वेज आपको देखो, इस चैप्टर में कई सारा लैंग्वेज है जिसको आपको पकड़ के चलना तो चैप्टर आसानी से समझ में आएगा। जैसे सॉल्वेंट, सॉल्यूट, उसका सिंबल या उसको पकड़ने का तरीका। ठीक है। प्योर इम्प्योर, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा बेटा आपके लिए। जैसे समझना, एक लैंग्वेज पे बात कर रहे थे, देखो प्योर इम्प्योर का एक लैंग्वेज का समझ। ये देखो, सिर्फ पानी है, कुछ नहीं है, तो बोल प्योर सॉल्वेंट है। हाँ सर। ये सिर्फ चीनी है, यहाँ पर सिर्फ चीनी है और कुछ नहीं है, तो बोल प्योर सॉल्यूट है। हाँ सर। अब इसको उठाकर इसमें डाल दे या इसको उठाकर इसमें डाल दे, तो बोल अब ये प्योर हुआ या इम्प्योर हो गया? इम्प्योर हो गया। इम्प्योर हो गया। और इसको ये क्या हो गया? ये भी इम्प्योर हो गया। चाहे किसी को किसी में भी डाल दो, है ना। हाँ। इम्प्योर का दूसरा नाम सुन ले, सॉल्यूशन। ठीक
तो ये सब लैंग्वेज है बेटा। कभी अगर बोलेगा इम्प्योर तो मतलब सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये प्योर, इम्प्योर, सॉल्यूशन, अगर ये सब लैंग्वेज पकड़ना सीख गया बेटा, चैप्टर बहुत इजी है, इसका न्यूमेरिकल भी बहुत इजी है। यहाँ तक का बात समझ में आया? हाँ ठीक है। हाँ सर। और ये देखो, इसका आपसे स्कूल एग्जाम में पूछेगा कि एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी वेपर प्रेशर को कम क्यों कर देता, तो आपका एक्सप्लेनेशन ये होगा कि जो सरफेस घटा देता है। पार्टिकल है वो सरफेस को ब्लॉक कर देगा, है ना। हाँ और जब सरफेस को ब्लॉक कर देगा तो लेसर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो रहेगा वो बाहर निकल पाएगा, तो यहाँ वेपर कम बनेगा तो वेपर प्रेशर कम होगा। हाँ यस सर। हाँ, अगला फैक्टर कौन है बेटा? टेम्परेचर। टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ वेपर प्रेशर। डायरेक्टली इसके बारे में हमको कुछ बोलना पड़ेगा या ऑलरेडी आपको हम कुछ बोल चुके हैं, नहीं ऑलरेडी पता है सर। है ना। आपको हम हाँ। बोले थे बेटा इसके बारे में आप बिल्कुल वही पढ़ाई पढ़ोगे जो आपको आर्हेनियस इक्वेशन के बारे में पढ़ाया गया था, इसका ग्राफ, इसका एप्लीकेशन, Yes, इसका sir. सब कुछ, ठीक है। हाँ और एक चीज याद रखना, वेपर प्रेशर इज इंडिपेंडेंट ऑफ सरफेस एरिया। ये लाइन क्यों बता रहे हैं? अभी हम लोग एक लॉजिक तो बना लिया कि जितना ज्यादा वेपर होगा उतना ज्यादा वेपर प्रेशर होगा, है ना। लेकिन इस लॉजिक से आप एक जगह फंस जाओगे। मान लो एक तालाब है और एक छोटा सा पानी का कटोरा है, तो वेपर तो इसमें ज्यादा बनेगा, है ना। हाँ इसमें तो वेपर कम बनेगा, तो उस हिसाब से यहाँ वेपर प्रेशर कम होना चाहिए। लेकिन याद रखना वेपर प्रेशर सरफेस एरिया पर डिपेंड नहीं करता है। क्यों? क्योंकि बेटा याद रखना, आप प्रेशर की बात कर रहे हो, अब प्रेशर बात करता है फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी एरिया इसमें पर कांस्टेंट यूनिट है। एरिया। हाँ तो पर Yes, यूनिट sir. एरिया पे कैलकुलेशन करोगे तो आंसर सेम आएगा, समझे बात। हाँ वेपर प्रेशर डज नॉट डिपेंड्स ऑन सरफेस एरिया, ये याद रखना। ये सब चीज सुनो, हाइग्रोस्कोपिक एक टर्म मिलेगा आप लोगों को पढ़ने के लिए, आगे बात करेंगे। उसके बाद एक और टर्म देखो यहाँ पर क्या, इफ्लोरेसेंस, और एक टर्म मिलेगा बेटा डेलिक्वेसेंस। यस सर। ये चीज आप लोगों को नॉलेज के लिए दे रहे बेटा, ये आप लोग खुद पढ़िएगा, हम इस टॉपिक को अभी स्किप कर रहे हैं, ठीक है। पढ़ना समझ में आएगा, ठीक, नहीं समझ में आएगा पूछ सकते हैं आप लोग। ये 3 टर्म याद रखना। अगला टॉपिक क्या है बेटा? राउल्स लॉ। राउल्स लॉ। ये टॉपिक बेटा हम लोग अगले क्लास में शुरू करेंगे। आज का क्लास बेटा हम यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं, ठीक है। क्लास के बाद आप लोगों को थोड़ी देर के बाद आप लोगों को ये नोट्स असाइनमेंट सब भेज देंगे, वीडियो सुबह तक तैयार हो जाएगा, भेज देंगे आप लोगों को। हाँ जहां तक पढ़ाए हैं नोट्स एमसीक्यू जो भेजेंगे बेटा, उस एमसीक्यू में नॉर्मेलिटी मोलैरिटी का सम्स होगा, बनाइए। इसका हेनरीज लॉस का जो पढ़ाई बेटा उस पे प्रॉब्लम मिलेगा, बनाना। क्लासियस कॉन्फरेंस पे इक्वेशन मिल सकता है, बनाना। मेन खेला बेटा आपका यहाँ से शुरू होगा। याद रखना इस चैप्टर का 2 सबसे बड़ा सेक्शन, एक रॉल्स लॉ और एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। आज का क्लास तक बेटा, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आप लोगों से। हाँ ठीक है, क्लास ऑफ करें बेटा। ओके सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट।